नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान। हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 23 कर रहे हैं। मैंने आपको सीक्वेंस के थ्रू शुरुआत की थी कि सबसे पहले मैंने आपको वृहद डाटा बताया था हमारे राजस्थान का। उसके बाद में हमने कृषि और उससे रिलेटेड जितने भी क्षेत्र थे, कृषि, जल संसाधन, उसके अलावा दुग्ध, पशुपालन, उनके बारे में बात की थी, उद्यानिकी के बारे में बात की थी, डेयरी विकास के बारे में बात की थी एंड हमने वहाँ पे सहकारिता और वन रिपोर्ट भी देखी थी चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत। चैप्टर नंबर 3 में हमने ग्रामीण विकास के बारे में बात की थी। जब भी ग्रामीण विकास के बारे में बात की थी तो मैंने आपको सबसे पहले गाँव के विकास के लिए जो संस्थाएं चलाई गई हैं उनके बारे में बात की थी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उनके बारे में बात की थी। देन फिर गांव के विकास के लिए बहुत सारी अलग अलग योजनाएं थीं, जिनमें गांव के विकास के लिए आवासीय योजनाएं थीं, रोजगार से रिलेटेड योजनाएं थीं, आधारभूत संरचना के विकास की योजनाएं थीं, वो हमने सीक्वेंस वाइज देखी थी। और लास्ट में हमने कुछ अवार्ड्स जो इम्पोर्टेंट दिए जाते हैं ग्राम पंचायत लेवल पे वो देखे थे। अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 में, और चैप्टर नंबर 4 के साथ में हमारा इकोनॉमी का सेकंड सेक्टर शुरू होता है। और सेकंड सेक्टर का मतलब होता है उद्योग धंधे, औद्योगिक परिदृश्य। और उन्होंने चैप्टर नंबर 4 को वही लिया है औद्योगिक परिदृश्य के रूप में। क्योंकि उद्योग धंधे औद्योगिक परिदृश्य है तो हमने इस चैप्टर का मेरे इसमें इकोनॉमिक सर्वे में नाम रख दिया है राजस्थान के उद्योग के नाम से। ठीक है, तो हम थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेंगे, बाकी इकोनॉमिक सर्वे ऑलमोस्ट पूरा कवर होने वाला है इसके अंतर्गत। ओके, सो लेट मी स्टार्ट दिस सेशन हेयर। यहाँ आपको चैप्टर नंबर 4 में हम हमारे राजस्थान के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कुछ डाटा दिया गया है उद्योगों से रिलेटेड, उस डाटा को देखेंगे, रिवाइज करेंगे उस डाटा को। देन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ये जस्ट मेंस के लिए, प्री में कोई उपयोग नहीं होता है। राजस्थान के प्रमुख उद्योग इन मैप्स में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से उद्योग प्रमुख तरीके से फले फूले हुए हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान की औद्योगिक संस्थाएं। फिर औद्योगिक विकास के लिए हमारे राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे विशेष औद्योगिक पार्क कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, एसईजेड्स बनाए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार एक नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे फोकस कर रही है, तो उसका अधिकतर हिस्सा हमारे राजस्थान में आता है। तो हम डीएमआईसी के बात में DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे। औद्योगिक नीतियों के बारे में बात की जाएगी, उद्योगों को बढ़ावा देने वाली जो योजनाएं सरकारों के द्वारा चलाई गई हैं उसके बारे में बात की जाएगी। तो मोस्टली जो भी राजस्थान सरकार की योजनाएं रही हैं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनके बारे में बात की जाएगी। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिप्स 2019 में आई थी और उसे अपडेट करके 2022 में नया डाला गया, तो वो भी देखी जाएगी। एंड नए के रूप में जो भी इकोनॉमिक सर्वे में अलग से फोकस किया है उसे मैंने और ज़्यादा टारगेटेड पढ़ाई पे फोकस करने की रखेंगे, जैसे सैंड नीति नई बनाई गई तो उसके बारे में। और उसके बाद में निर्यात से रिलेटेड डाटा, ये प्री में भी और मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये पूछा जाएगा, तो इसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, लेट स्टार्ट विद द ओवरव्यू राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य। देखो, एक चीज़ तो आपको पहले समझ में आ चुकी है और दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के मैं 3 सेक्टर आपको बांटता हूँ। प्राथमिक सेक्टर, जिसमें मैं बोल देता हूँ भगवान के द्वारा जो प्रदत्त हमारे लिए वस्तुएं दी गई हैं उनको हम प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं, जिसमें कृषि होता है। ठीक है, खनन होता है, खानों से निकाले जाने वाला पदार्थ जो होता है वो प्राथमिक सेक्टर में आता है। पशुपालन होता है। द्वितीय क्षेत्र में जब भी मैं बात करता हूँ तब मैं बोलता हूँ कि आप प्राथमिक क्षेत्र से कुछ उत्पाद लेके आएंगे, रॉ मटेरियल लेके आएंगे, कच्चा माल लेके आएंगे और उसको किसी फैक्ट्री के अंदर डालेंगे और फैक्ट्री में प्रोसेस करने के बाद में उससे एक नया उत्पाद बनेगा। और ये नया उत्पाद जो बनेगा वो द्वितीय क्षेत्र का नया उत्पाद होगा। तो यहाँ जहाँ पे जो फैक्ट्री है वो क्या होती है, द्वितीय क्षेत्र होती है। क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में जब काम होता है तो बहुत सारे रोजगार सृजन होते हैं, इसलिए किसी भी देश के विकास के लिए द्वितीय क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है द्वितीय क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ में पैसा भी प्रॉपर मात्रा में मिलता है। इसलिए जितनी भी सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, सब फोकस करती हैं कि हम इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ा सकें, जिससे रोजगार अधिक मात्रा में डेवलप हो सकें और राज्य के जीडीपी में अधिक योगदान हो सके। तो यही अपना द्वितीय क्षेत्र है, इस पर हमें बात करनी है। ओवरव्यू का डाटा यहाँ अगर देखें, राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य। उद्योगों का विकास किसी राज्य के संपूर्ण आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। ओवरव्यू में बता दिया, उद्योग जितने डेवलप हो रहे हैं वहाँ से पता चल रहा है कि कौन राज्य कितना अधिक संपन्न है।
लाइक हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये राज्य जीडीपी के मामले में सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे डेवलप हुए थे। ओके, तो इसलिए वो राज्य सबसे ऊपर निकल गए। अब राजस्थान में अगर उद्योग धंधे अधिक मात्रा में डेवलप किए जाएंगे तो निश्चित सी बात है राजस्थान भी जीडीपी में ग्रोथ करेगा और बाकी राज्यों की तुलना में आगे निकलेगा। राजस्थान की सरकारें इसी तरीके से कोशिश कर रही हैं। पुराने समय पे हमारा राजस्थान जो था वो राजा रजवाड़े थे, और राजाओं के टाइम पे उतना उद्योग धंधों पे फोकस नहीं किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे रेल का भी उतना विकास नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने जो रेल का विकास किया था वो ब्रिटिश भारत वाले क्षेत्र में किया था। आज़ादी के बाद में राजस्थान की सरकारों ने प्रयास किए कि उद्योग क्षेत्र को हम बढ़ा सकें, लेकिन उद्योग क्षेत्र भी वहाँ ज़्यादा अधिक मात्रा में डेवलप होते हैं जो कोस्टल एरियाज में होते हैं और जहाँ रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से मिल सकता है। बाद में हमने पाया कि हमारा राजस्थान खनन की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे खनिजों का अजय कहा जाता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे जितना खनिज हमें रॉ मटेरियल के रूप में निकल रहा है उसे प्रोसेस करके नए उत्पाद बनाएं, यानी उद्योग धंधों को डेवलप करें। तो राजस्थान के सरकारों की पॉलिसीज के थ्रू राजस्थान में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी। औद्योगिक दृष्टि से हमारा राज्य जो है वो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के कारण हम एक उभरते हुए उद्योग राज्य की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान की कुल जीडीपी का 27.31% हिस्सा उद्योगों से आता है। और जब भी उद्योगों की बात आएगी तो उद्योगों के नॉर्मली 4 पार्ट मान लिए जाएंगे, जो ये हैं विनिर्माण, ठीक है, ओके, एंड दूसरा होता है निर्माण, तीसरा है खनन और चौथा है अन्य। ओके, खनन को भी उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर में शामिल कर लिया है। विनिर्माण को मैं हिंदी में बोलूँगा मैन्युफैक्चरिंग, इंग्लिश में बोलूँगा मैन्युफैक्चरिंग। निर्माण को मैं बोलूँगा कंस्ट्रक्शन, खनन को मैं बोलूँगा क्वेरिंग बोलते हैं या माइनिंग बोल देते हैं, माइनिंग। एंड अदर्स में एनर्जी रिसोर्स आते हैं, एनर्जी संसाधन, एनर्जी यानी बिजली का जनरेशन करना, ये सब आता है। विनिर्माण का मतलब होता है कि कोई भी नया उत्पाद बनाने वाली कंपनी, नया उत्पाद, भले ही आप मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल भी बनाए जा रहे हो, नया उत्पाद भले ही आप पार्ले जी बना रहे हो, घर में खाने के लिए आटा बनाया जा रहा हो, कुछ भी जो आपके घर में चारों तरफ रॉ मटेरियल आप देख रहे हो, बुक भी देख रहे होंगे, मोबाइल भी देख रहे होंगे, कोई प्लास्टिक बोतल भी देख रहे होंगे, पेन भी देख रहे होंगे, ग्लास भी देख रहे होंगे, ये सब बन के कहाँ से आ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में रियल इस्टेट सेक्टर शामिल होता है, ओनली रियल इस्टेट, ठीक है। रियल इस्टेट मतलब घर का निर्माण करना, ओके। और उसके बाद में खानों से कुछ उत्पाद निकालना, रॉ मटेरियल, एंड उसे प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड के रूप में तैयार करना, एक परिष्कृत उत्पाद के रूप में तैयार करना, वो पूरी प्रोसेस खनन के अंतर्गत आती है। और अन्य में नॉर्मली बिजली वाला सेक्टर आता है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, राज्य की कुल जीडीपी में कितना योगदान अपना उद्योगों का आ गया, यानी सेकेंडरी सेक्टर का आ गया 27.31%। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र का तो आप 28 याद रख लो, द्वितीयक का 27 याद रख लो और तृतीयक का आप 43 याद रख लो। परसेंटेज वगैरह पॉइंट में होती हैं बाद में, वो उतना याद नहीं रहे तो बट इतना याद रख लेना, 28, 27 और 43 ये वाला याद रख लेना। यहाँ पे एक चार्ट डाला हुआ है मैंने, और चार्ट के अंतर्गत जो अपना जीडीपी है या जीबीए, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है, मैं दोनों को इक्वल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जीडीपी या जीबीए में प्रचलित मूल्यों पर हमारे सेकेंडरी सेक्टर के योगदान के बारे में बात की गई है। देखो ये आप देखेंगे जीएसबीए में प्रचलित मूल्यों पर औद्योगिक क्षेत्र का जीएसबीए में योगदान और वृद्धि दर। तो जीएसबीए में प्रचलित मूल्यों पे जो वैल्यू है वो है 3.58 लाख करोड़, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का। हमारी जीडीपी में या जीएसबीए में जितना भी पैसा है जीडीपी का, उसका 3.58 लाख करोड़ जो है वो किससे आ रहा है? सेकेंडरी सेक्टर से। कौन सी कीमतों पे? करंट पे। और स्थिर कीमतों पे मैं बोलूँ तो हम उसे बोल सकते हैं 2.03 लाख करोड़, ठीक है। और ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ 15% तो हो रही है हमारी प्रचलित कीमतों पे, और 6.32% हो रही है अपनी स्थिर कीमतों पे। और किस सेक्टर में हो रही है? ये द्वितीयक सेक्टर में या औद्योगिक सेक्टर में हो रही है, ओके। मैंने इसे यहाँ पे निकाल दिया है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पे 3.58 लाख करोड़, ये रहा 3.58 लाख।
और स्थिर कीमतों पे 2.03 लाख करोड़। और प्रचलित कीमतों पे ग्रोथ कितनी हुई है, ये ग्रोथ हुई है 15% की। और इन्होंने यहाँ पे सेक्टर वाइज भी लिखा हुआ है कि पूरे जीबीएसपी का कितना है 27.31, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। स्थिर कीमतों पे पूरा जीडीपी का हिस्सा कितना है 27.31, और ये प्रचलित कीमतों पे 27.31 और स्थिर कीमतों पे 27.76, बट 27 याद रह जाए उतना काफ़ी है, ठीक है। और ग्रोथ 6.32 वाली है स्थिर कीमतों पे और 15% वाली है अपनी प्रचलित कीमतों पे। तो कन्फ्यूजन हो चुका होगा। लेट मी डिवाइड यू अगेन। देखो हमारा जीडीपी, ठीक है, मैं जिसे जीडीपी जीबीए दोनों एक साथ में बोलूँगा, मैंने आपको जीबीए में अंतर करने का फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, बट इक्वल मान के चलें, प्लस टैक्स और माइनस सब्सिडी करना होता है, बट जीडीपी इक्वल टू जीबीए मान के चलिए, ओके। अब मैंने आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। जीडीपी हमारी 100 रुपये मान लीजिए, तो उस 100 रुपये में से 28 रुपये हमारे किस में से आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में से, द्वितीयक क्षेत्र से आते हैं 27.31% और तृतीयक क्षेत्र से आते हैं 43%, 43 पॉइंट समथिंग, बट आप ये ध्यान रखना। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से हिस्से आते हैं, एक तो आता है निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, एक आता है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, एक आता है खनन, और चौथा आता है अन्य के अलावा बिजली, गैस, ये सब इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, ओके। अब मुझे इस द्वितीयक क्षेत्र की अगर बात करनी है तो मैं द्वितीयक की बोल रहा हूँ। ये जो द्वितीयक हिस्सा है, ठीक है, ये द्वितीयक अपने आप में कितना परसेंट लेके चल रहा है पूरी जीडीपी का, 27.31%। मैं अगर इसके डाटा की रिगार्डिंग बात करूँ, इस द्वितीयक औद्योगिक क्षेत्र के डाटा की रिगार्डिंग, तो एक बात करूँगा मैं प्रचलित कीमतों पे, एक बात करूँगा मैं स्थिर कीमतों पे, ओके। प्रचलित कीमतों पे द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 3.58 लाख करोड़ पूरी जीडीपी में, ठीक है, ओके। और स्थिर कीमतों पे 2.03 लाख करोड़, ठीक है, ये रहा। और अगर मैं जीडीपी का हिस्सा बताऊं यहाँ पे, तो ये है 27.31% और ये है अपना 71%, ठीक है। उतना याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें जो ग्रोथ रही है वो ग्रोथ किस तरीके से रही है, प्रचलित कीमतों पे 15% की ग्रोथ रही है और स्थिर कीमतों पे 6.32 की रही है। औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्र अगर डिवाइड करें तो उपक्षेत्र आपको ये याद रखने हैं, विनिर्माण है, एक निर्माण है, उसके अलावा खनन उत्खनन है, विद्युत गैस और जलापूर्ति, 3 है, ठीक है। अब आपको याद किस तरीके से रखना है, जैसे मैंने प्राथमिक क्षेत्र में बताया था आपको डिवाइड करके, उसमें मैंने आपको बताया था कृषि होता है, पशुपालन होता है, ठीक है, उद्यानिकी होता है, उसके अलावा और अन्य तरीके के या मत्स्य पालन होता है और अन्य तरीके के होते हैं, ठीक है। तो वो मैंने उसके उपक्षेत्र बताए थे। ऐसे ही द्वितीयक क्षेत्र के मैं उपक्षेत्र बताऊं तो ये 4 आपको याद होने चाहिए हमेशा। एक होता है विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, तीसरा होता है विद्युत गैस और जलापूर्ति, और चौथा होता है खनन या उत्खनन माइनिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि सेकेंडरी सेक्टर का 100 रुपये हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है। जीडीपी में 27.31% तो हो गया सेकेंडरी सेक्टर का। अब मैं उस सेकेंडरी सेक्टर को 100 रुपये मान के चल रहा हूं तो उसके अंदर हिस्सा इस तरीके से निकल के आएगा, ओके। सेकेंडरी सेक्टर का 41.26% हमारा विनिर्माण से हो रहा है, 32.76 जो हो रहा है हमारा निर्माण कंस्ट्रक्शन से हो रहा है, 13.38% हमारा विद्युत गैस और जलापूर्ति से हो रहा है, खनन और उत्खनन से 12.60 हो रहा है। तो याद रखना कि सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर दे रहा है। उधर हम पिछले वाले में याद करें तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा दे रहा था, पशुपालन वाला दे रहा था, उसके थोड़ा सा कम कृषि वाला दे रहा था, अगर आप याद कर पाओ तो, ठीक है। बट यहाँ याद रखना कि हम जब औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्र बांटेंगे तो 4 एरिया होने चाहिए, विनिर्माण, निर्माण, उद्योग, विद्युत गैस जलापूर्ति, एंड चौथे नंबर पे खनन एवं उत्खनन। विनिर्माण का कुल सेकेंडरी सेक्टर का जो योगदान है उसमें से 41% योगदान विनिर्माण का है, निर्माण का 32% है, विद्युत गैस और जलापूर्ति का 13% है, खनन का 12% है, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे में डाली हुई है वो एक चार्ट के रूप में डाला हुआ है। देखो कुल योगदान कितना है जीडीपी में, 3.58 लाख करोड़ का, प्रचलित कीमतों पर ही चल रहा है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा किसका हुआ, अपना पहला किसका हुआ, विनिर्माण का 41.26 वाला, ठीक है, विनिर्माण का 41.26 का। फिर दूसरा योगदान कितना हुआ, दूसरे का निर्माण का, ठीक है, निर्माण का 32.76 का। तीसरा योगदान किसका हुआ अपना, ये तीसरा होगा 13.38, ये हो गया अपना विद्युत गैस एवं जलापूर्ति का।
और चौथा योगदान क्या हो गया, खनन एवं उत्खनन का। तो ये पाई चार्ट बना के दिया है 3.58 लाख करोड़ के डिवीजन के रूप में। ओके, तो औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों में प्रचलित कीमतों पे अग्रिम अनुमान में योगदान जो है वो चारों सेक्टर का बांट के यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो ये प्री के लिए सब सीधा सीधा सवाल बनता है, आपसे पूछा जा सकता है द्वितीयक क्षेत्र में जितना भी जीवीए जनरेट होता है उसमें से विनिर्माण का कितना हिस्सा होता है, तो 41.26। अगर दूसरा सवाल निर्माण का कितना हिस्सा होता है तो 32.76। विद्युत गैस जलापूर्ति का कितना होता है तो 13.38। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। जो याद करने वाली चीज़ें उनको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो याद करने वाली चीज़ नहीं है उनको मैं इग्नोर करने की भी कोशिश करता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि ये छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इतना याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बट अब जैसे यहाँ बोला है तो ये याद करना है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, इसका आधार वर्ष 2011-12 है और IIP जो है वो 134.65 है प्रेजेंट में, और ये सिर्फ 3 समूहों पे ही बनाया जाता है। वैसे तो यहाँ मैंने 4 बनाए थे, लेकिन इसमें सिर्फ 3 समूह पे बना रहे हैं, निर्माण, खनन और विद्युत पे, ठीक है। इसमें एक तो ये विनिर्माण, खनन और विद्युत, इसमें निर्माण को शामिल नहीं किया है, ठीक है, गैस जलापूर्ति को शामिल नहीं किया है। तो 3 समूह के आधार पे जो है वो IIP जो है कैलकुलेट किया जाता है, और ये IIP मासिक आधार पे जारी किया जाता है। और IIP का आधार वर्ष क्या है 2011-12, ध्यान रख लेना। IIP मैंने पहले लेक्चर में भी आपको यह डाटा के रूप में बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये एज ए ज्योग्राफी लेक्चर में इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं जस्ट फास्ट में रिवाइड कराता हूँ, ठीक है। देखो किस तरीके से उपयोगिता के आधार पे उद्योग जो बनते हैं उपयोगिता के आधार पे। आधारभूत वस्तु का उद्योग, जिसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट या यूटिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वस्तुएं बनाई जा रही हो, जैसे इस्पात, लौह इस्पात बनाया जा रहा हो, उर्वरक बनाया जा रहा हो, विद्युत बनाई जा रही हो, जो कि यूटिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आधारभूत वस्तु का उद्योग हो गया। उसके बाद में पूंजीगत वस्तु का उपयोग, जो लॉन्ग रन में कैपिटल जनरेट करेंगी, मशीन बनाना या परिवहन माल बनाना, तो वो पूंजीगत में होता है। मध्यवर्ती ये दोनों के बीच में होती हैं, आधारभूत पूंजी के बीच में, तो कॉटन रंग या टायर ट्यूब ये सब होता है। उपभोक्ता उपयोग के लिए वस्तुएं, टीवी, स्कूटर, ये हम डेली यूज में ले सकते हैं, तो इस आधार पे, तो उपयोगिता के आधार पे ये। पूंजी निवेश के आधार पे आपको पता है, कोई निजी व्यक्ति उद्योग खोल रहा है तो निजी उद्योग, कोई सरकार खोल रही है तो उसे राजकीय उद्योग बोल देते हैं। सामान्य वर्गीकरण, बृहद उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि MSME की परिभाषा जो कि 1 जुलाई 2020 से शुरू की गई थी, तो उसमें MSME की परिभाषा किस तरीके से जनरेट की गई है, उद्योगों की परिभाषा किस तरीके से जनरेट की गई है। उसके अलावा तीसरा है कच्चे माल के आधार पे। तो कच्चे माल के आधार पे या तो कच्चा माल कृषि से निकल के आ रहा है तो वो कृषि आधारित कच्चे माल का उद्योग हो गया। वनों से निकल के आ रहा है जैसे कागज और टिम्बर, तो वनों से लकड़ी लाई जा रही है, लकड़ी को लेकर के आके कंपनी में प्रोसेस किया जा रहा है, उद्योग में प्रोसेस किया जा रहा है, उससे कागज़ बनाया जा रहा है, टिम्बर बनाया जा रहा है। पशुओं पे आधारित, पशुओं के उसके एक तरीके से चमड़ा बनाया जाता है, जूते बनाए जाते हैं, डेयरी उद्योग बनाया जाता है, तो पशुओं पे आधारित होता है। ओके, एंड देन खनिज आधारित, खनिज से निकाल करके कोई नया उत्पाद बनाया जा रहा है। रसायन आधारित और इंजीनियरिंग आधारित। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे में दिया तो नहीं था, बट मैंने उद्योगों का वर्गीकरण बस एज ए आपको डाला हुआ है ताकि आप इसे एक बार समझ सकें। उद्योगों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे बृहद उद्योग, बड़े उद्योग जिनमें पैसा बहुत अधिक मात्रा में लगता है। लघु बीच वाले होते हैं, कुटीर छोटे वाले उद्योग होते हैं। एक MSME नीति 2022 आई थी, ठीक है, और इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ये मेंस एग्जाम के लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसे पढ़ के बताता हूँ। MSME एक बार मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज के रूप में है, तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 को दिनांक 17 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। तो प्री के लिए तो ये क्वेश्चन हो गया कि MSME नीति नई वाली जो है वो कब शुरू की गई थी, तो ये 17 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। इस नीति के अंतर्गत उद्योगों के लिए भूमि, बुनियादी सुविधाओं का विकास, स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया, MSME क्लस्टर्स का विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, विपणन व्यवसाय विकास में सहायता, निर्यात प्रोत्साहन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उद्योगों का प्रोत्साहन, पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया। साथ ही महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जन उद्यमी को इसमें विशेष प्रावधान किए गए, ठीक है। अब देखो कोई भी नीति आती है तो उस नीति का उद्देश्य कभी भी उद्योगों से रिलेटेड आएगी।
कोई भी नीति हो, कोई भी पॉलिसी हो, ठीक है, पॉलिसी हो या कोई भी किसी भी क्षेत्र में उद्योग धंधों का डेवलपमेंट करना हो, तो नॉर्मली सरकार क्या करती है कि कोशिश करती है कि जो भी निजी निवेशक हैं वो आएँ और उस क्षेत्र में अपना पैसा लगाएं, ठीक है, निजी निवेशक आएँ और उस क्षेत्र में अपना पैसा लगाएं। अब मान लीजिए कि कोई निजी निवेशक आकर के और पैसा लगाना चाहता है, तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें देखना चाहेगा। देखो, कभी भी कोई कंपनी खोलना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी खोलनी है, ठीक है, ओके, ये कंपनी किसी व्यक्ति को खोलनी है, मान लीजिए अडानी जी या अंबानी जी या 50 लोग हैं, उनमें से किसी को कंपनी खोलनी है, ठीक है। डोंट हेट एनी एंटरप्राइज, किसी भी उद्योगपति को कभी भी हेट नहीं करना चाहिए। दे हैव ए ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी या ग्रेट हमारे भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होता है। ओके, सो आप भले पॉलिटिकली बाइस्ड हों तो आप पर्टिकुलरली किसी भी उद्योगपति को गालियां दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इकोनॉमिक्स उद्योग धंधों के आधार पे ही चलती है और कोई भी उद्योगपति अपना काम अपने प्रॉफिट के लिए ही करता है। आपकी गालियां आपको पॉलिटिकली ठीक है करेक्ट कर लेंगी, लेकिन बिना उद्योग धंधों के, बिना उद्योगपति के जो है आप अपने राज्य का, अपने देश का कभी भी विकास नहीं कर सकते। ओके, लेट मी जस्ट एग्जांपल, अडानी अंबानी, और इनसे नफरत है तो कोई और एग्जांपल ले लीजिएगा। ओके, तो ये कंपनी ये लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो कभी भी कोई कंपनी लगाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है लैंड, ठीक है। उसके अलावा वो चेक करते हैं वहाँ रॉ मटेरियल की उपलब्धता, ठीक है। फिर उसके बाद में रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल की उपलब्धता, ठीक है। उसके बाद में लेबर की चेक किया जाता है कि लेबर वहाँ है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में चेक किया जाता है कि वो जो उद्योग लगाने वाला है उसके पास में पैसा है कि नहीं है, ठीक है, कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में एक स्किल भी यूज की जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बोला जाता है उसे, या ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है उसे, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेक किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, स्किल वो अपना उद्योग लगाने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कि उस क्षेत्र में अधोसंरचना किस तरीके की है। मान लीजिए कि अडानी जी को हमारे यहाँ पे जैसलमेर में सोलर प्लांट लगाना है, ठीक है। अडानी जी के पास में पैसा है, वो कह रहे हैं कि हम 7,000 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं, तो वो सरकार के पास में आके कहेंगे कि सरकार जी, या जो भी मंत्री हैं, जो विभाग स्पेशल मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके पास बोलेंगे कि देखो हम यहाँ रुपए लगाना चाहते हैं। रुपए लगाने से फ़ायदा क्या है, एक तो यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी तो जीडीपी में योगदान सीधा सीधा होने वाला है, दूसरा लोगों को रोजगार मिलने वाला है, तीसरा आपको टैक्स भी मिलने वाला है, ठीक है। अब ये 7,000 करोड़ रुपए का सोलर प्लांट लगाना चाह रहे हैं अडानी, तो अडानी पूरे ऑल इंडिया में देख रहा होगा कौन सी जगह पे सरकार अच्छी नीतियां लेके आई है, वहां जाके मैं अपना ये प्लांट लगाऊं ताकि मुझे भी प्रॉफिट हो। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन हो उसका पहला प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट गेन करना, और ये कहीं भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है। प्रॉफिट के बगैर कोई भी उद्योग धंधे चल नहीं सकते। तो उन्होंने देखा कि यार राजस्थान सरकार जो है वो सस्ते दामों पे ज़मीन उपलब्ध करा रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है, अपने राजस्थान जो है वो सस्ते दामों पे ज़मीन उपलब्ध करा रही है। ओके गुड, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने चेक करना है कि क्या वहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध होगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अब चूंकि ये सोलर है तो सोलर के लिए तो कच्चा माल क्या होता है, रोशनी होती है, सूर्य की किरणें होती है, तो हमारे जैसलमेर में तो बहुत मात्रा में। लेकिन मान लीजिए कि कोई सीमेंट लगाना चाह रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री, तो सीमेंट के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है वो चेक करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई कॉटन इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, कपड़ों की इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो आसपास में कपास का उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। मान लीजिए कि दूध की डेयरी लगाना चाह रहा है कोई व्यक्ति, तो वो चेक करेगा कि आसपास में कहीं दूध का उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दूध का उत्पादन ही नहीं हो रहा है आसपास में, तो वो दूध की फैक्ट्री लगा करेगा क्या, ठीक है। तो कच्चा माल चेक किया जाएगा, ठीक है। सस्ते दामों पे ज़मीन खरीदने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत सारा इन्वेस्ट करने वाला है, बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। देन फिर वो चेक करते हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। मतलब कोई कंपनी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम ही नहीं कर सकती है, उसके लिए कंपनी को अगर चलाना है तो विद्युत की, बिजली की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। तभी तो ज़्यादातर शहरों में ही लगती हैं कंपनियां, गाँव में क्यों नहीं लगती कंपनियां, क्योंकि वहाँ पहले बिजली की कमी रहती थी। मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इलेक्ट्रिसिटी देखा जाता है, पानी की उपलब्धता देखा जाता है,
उसके बाद में क्या सड़क कनेक्टिविटी या रेलवे कनेक्टिविटी या जहाज की कनेक्टिविटी है या नहीं है। जहाँ ये चीज़ें होंगी वहीं पास में ही जो है वो इंडस्ट्री लगाई जाती है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया जाता है। फिर उसके बाद में वो रॉ मटेरियल के रूप में इकट्ठा करवाते हैं, फिर उसके बाद में वो लेबर लेते हैं। उद्योगपति अपनी पूंजी लगाता है, पूंजी लगाने के बाद में अपना माइंड भी लगाता है, जिसे ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हैं, ठीक है। और इन सब के बाद में वो इस्टेब्लिश कर देता है, और इस्टेब्लिश करने के बाद इधर से कच्चा माल लेकर के आते हैं और इधर से उत्पाद निकल के आता है, फिनिश्ड गुड निकल के आता है, ठीक है। कंपनी का मतलब ये होता है कि ये कोई कंपनी, ठीक है, कंपनी ये, और इधर की साइड से आएगा इनपुट और इधर की साइड से आएगा आउटपुट, ठीक है। इनपुट के रूप में यहाँ पे कच्चा माल आएगा, ठीक है, और इस कंपनी के अंतर्गत आप पैसा लगाया तो कैपिटल आपने यूज किया, मशीन्स वगैरह यूज करी, लैंड ज़मीन आपने ग्रहण किया, लेबर आपने यूज किया इसमें, ठीक है। इसके अलावा स्किल्स आपने यूज की या ह्यूमन कैपिटल आपने यूज किया, और इन सब के बाद में इस कच्चे माल को प्रोसेस करने के बाद में आपने एक फिनिश्ड गुड तैयार कर दिया, ठीक है। फिनिश्ड गुड जैसे हम बोल सकते हैं पूर्ण संशोधित उत्पाद आपके द्वारा तैयार कर दिया गया। अब एज ए एग्जाम्पल मैंने सोलर वाला लिया था, तो सोलर में तो कच्चा माल आपकी सूर्य की रोशनी है। उसके बाद में सूर्य की रोशनी से यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स लगाए गए कंपनी के रूप में, उन प्लेट्स के द्वारा बिजली तैयार कर दी गई। अब उस बिजली को ट्रांसफ़र किया जाएगा जहाँ पे भी वो भेजना चाहता है। उद्योगपति हो सकता है तो वो सरकार को भेज सकता है, हो सकता है किसी दूसरे राज्य की सरकार को भेज सकता है, ओके। तो वो उत्पाद के रूप में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करेगा ताकि वो उस बिजली का उत्पादन कर सके। ये तो मैंने सोलर का बताया। उसके अलावा मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कंपनी लाइक मान लीजिए कार कंपनी मान लेता हूँ, ठीक है। कार कंपनी के रूप में मैं मान लेता हूँ होंडा की कार कंपनी है, ठीक है। अब इधर कच्चा माल आएगा, बहुत सारा कच्चा माल आएगा, टायर ट्यूब्स आएंगे, या टायर ट्यूब की इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो कच्चा माल के रूप में जब कंपनी बनाती है तो अलग अलग जगह से टायर्स लेती है, अलग जगह से वो चेसिस लेती है, और अलग अलग उत्पादों को अलग अलग तो कच्चा माल लेके आएंगी। फिर यहाँ पे वो कंपनी अपना पैसा लगाएगी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड स्किल्स जनरेट करके, और फाइनल उत्पाद के रूप में वो कार बना देगी, ठीक है। कार बन गई, अब उस कार को कहाँ कहाँ बेचना है वो अपनी तरफ से डिसाइड करके कंपनी या तो हो सकता है उसी राज्य में भेज दे, या हो सकता है किसी दूसरे राज्यों में भेज दे, या हो सकता है उस कार का एक्सपोर्ट कर दे कहीं विदेशों में, ठीक है। उस कार को पोर्ट पर भेजे, जो पोर्ट होंगे उन पे भेजे, और उसे कहीं विदेशों में जाके बेच दिया जाए, ठीक है। इस तरीके से कोई भी कंपनी की प्रोसेस होती है। और हमारे यहाँ पे अधिकतर जो है वो रोजगार सृजन होता है, वो एमएसएमई जो होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम, ओके। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, स्मॉल का मध्यम, एंड स्मॉल का मतलब हुआ लघु, एंड मीडियम का मतलब हुआ मध्यम, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका आप माइक्रो वाले पॉइंट को भूल जाते हैं। एमएसएमई ये हुआ माइक्रो, ठीक है, ये हुआ स्मॉल, और ये हुआ मीडियम, ठीक है। स्मॉल का मतलब हो गया ये माइक्रो का सूक्ष्म, ठीक है, स्मॉल का मतलब हो गया लघु, और मीडियम का मतलब हो गया मध्यम। तो हमारे राजस्थान में या किसी अन्य राज्य में भी अधिकतर जो कंपनियां हैं वो नॉर्मली छोटी छोटी होती हैं, और उन छोटी कंपनियों में 10, 15, 20 लोग काम करते हैं, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इनके कारण रोजगार जनरेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सरकारें चाहती हैं कि अधिक मात्रा में रोजगार जनरेट हो, तो फिर वो एमएसएमई नीति लेकर के आते हैं, ठीक है। जो छोटे ये स्मॉल स्केल्स के इंडस्ट्रीज हैं इनको बढ़ावा देने की कोशिश करती है। तो अब आपको क्या याद रखना है इसमें से? एक तो याद रखना है कि 2022 में 17 सितंबर को ये एमएसएमई नई नीति लेकर के आए थे, ठीक है। बाकी वही चीज़ें होंगी जो मैंने आपको ओवरव्यू में उद्योग धंधे बनाने के लिए की थी, ठीक है। क्या होंगी देखो, इस नीति के अंतर्गत उद्योगों के लिए भूमि, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। अब इसे हम बोल सकते हैं SEZ बोल सकते हैं, या स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि सारी सुविधाएं एक एरिया में जनरेट कर दी गई। जैसे अपने जयपुर है, उस जयपुर के पास में एक सीतापुरा नाम की जगह पे सारी सुविधाएं एक जगह पे उन्होंने जनरेट कर दी गई, और वहाँ पे आके आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। SEZ का नाम दे दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे हम,
नॉर्मली हर जिले के आसपास में बना देंगे। एमएसएमई क्लस्टर्स का विकास वही है कि एक पूरा एरिया बना देना। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब पहले भी बता दिया मैंने, क्लस्टर्स का मतलब ग्रुप्स बना देना एक समय, ओके, एक साथ में। या जैसे हम ड्रिको इंडस्ट्रियल एरिया देखते हैं तो वो पूरा एक एरिया जो होता है वो क्लस्टर के रूप में होता है, ओके। उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार देने के लिए प्रशिक्षण वगैरह। विपणन व्यवसाय विकास में सहायता, जो उत्पाद बन गया है तो कंपनी की सहायता करेंगे उसको मार्केटिंग करने के लिए, विपणन यानी मार्केटिंग करने के लिए, ओके। निर्यात प्रोत्साहन, आप इसे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं विदेशों में, तो हम उसमें प्रोत्साहन करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है, कोई उत्पाद अच्छा बन रहा है और उसका एक्सपोर्ट अच्छी मात्रा में कर रहा है तो हम अवार्ड भी देंगे। तो ये एमएसएमई नीति की घोषणा है, ओके। तो इसके तहत माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज, इनका डेवलप करने की कोशिश की गई। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको ये चीज़ बताई थी, अगर ये समझ में आ गई तो आप कोई भी नीति आएगी वो इनसे ही रिलेटेड आएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी उद्योग की डिमांड क्या होती है। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, एक बार जस्ट मैं सेकंड्स में रिमाइंड करा देता हूँ। कोई कंपनी, उस कंपनी में इधर की साइड से आता है इनपुट यानी कच्चा माल, और इधर की साइड से आता है आउटपुट यानी प्रोसेस्ड गुड, ठीक है, उत्पादित माल। और ये कंपनी जो होती है उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए, आपको लेबर चाहिए, ठीक है, आपको पैसा चाहिए, आपको ह्यूमन कैपिटल यानी माइंड यानी स्किल्स चाहिए, ठीक है। विदाउट स्किल्स आप नहीं कर सकते हो। लेबर दो तरीके की, एक तो लेबर जो है वो नॉर्मल तरीके से कुछ भी छोटे छोटे काम करने वाली है, लेकिन ऊपर के लेवल में मैनेजमेंट के लेवल पे आपको ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है। उसके अलावा उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए। अब आपसे पूछे कि भाई, मैं आपसे जैसे नॉर्मल सवाल पूछना चाहता हूँ कि रास्ता ऑल इंडिया में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है, तो आपका नॉर्मली जवाब आएगा कि यार बिहार जो है वो पिछड़ा हुआ राज्य है। क्यों पिछड़ा हुआ राज्य है? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है, वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पे सड़क की सुविधा नहीं है। मान लीजिए कि कोई उद्योगपति अपना पैसा लगाना भी चाहे तो वो पैसा लगा के वहाँ वेस्ट हो जाएगा, कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। लेबर सस्ती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया को एक भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू, सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत शानदार तरीके से ग्रीन एक्सप्रेस वे के द्वारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कभी भी कोई राज्य अपने क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट पे फोकस करने वाला है तो इन सब पे फोकस करेगा कि ज़मीन सस्ती करवा देगा, ठीक है। लेबर लॉज होते हैं उनको थोड़ा सा ढीला कर देगा ताकि जो उद्योगपति हैं वो परेशान नहीं हो, ठीक है। और उसके अलावा राज्य इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए शुरुआत में जो टैक्स है उसमें भी छूट देता है और एक कुछ एरिया जनरेट कर देता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जनरेट कर देता है या स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया जनरेट कर देता है, क्लस्टर्स बना देता है। और वही चीज़ किसमें? एमएसएमई नीति 2022 में, ओके। नेक्स्ट, भारत के 8 प्रमुख कोर उद्योग अगर पूछा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे में डाला हुआ है, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। भारत के 8 प्रमुख कोर उद्योग जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं: विद्युत, स्टील, रिफाइनरी, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। ये 8 रटने हैं, मेंस में सीधा सीधा पूछा जाएगा या ऑब्जेक्टिव टाइप का प्री में भी पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन राजस्थान और ऑल इंडिया के 8 कोर इंडस्ट्रीज में मुख्य उद्योगों में शामिल नहीं है? तो ऑब्जेक्ट में 3 इनमें से दे देगा, एक एक्स्ट्रा दे देगा, ठीक है। तो आप दोबारा से आप ध्यान रखिएगा, विद्युत, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, उसके बाद में क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट और प्राकृतिक गैस और उर्वरक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एमएसएमई की, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज की या एंटरप्राइज की एक परिभाषा नई दी गई थी 1 जुलाई 2020 से, और इसमें कुछ बातें बोली गई थी कि हम एमएसएमई किसको मानेंगे तो वो एमएसएमई होगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है, जिसमें कंपनी में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर उसका 5 करोड़ तक का हो, उसे हम माइक्रो उद्योग बोलेंगे, उसे हम लघु उद्योग बोलेंगे, ओके। जिस उद्योग में माइक्रो को बोलेंगे अपना सूक्ष्म, ठीक है, माइक्रो को सूक्ष्म बोलते हैं। जिस उद्योग में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो और 5 से 10 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो, उसे हम बोलेंगे स्मॉल यानी लघु, ठीक है, इसे बोल देंगे लघु, इसको बोल देंगे सूक्ष्म, ठीक है।
और जिसमें 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट हो और 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो, उसको हम बोल देंगे मध्यम स्केल की इंडस्ट्री। ठीक है, अब दो शब्द आए, दो में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एक तो आया इन्वेस्टमेंट और एक आया टर्नओवर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब तो आप सब जानते हैं, सीधा सीधा है कि आपने उस कंपनी के लिए कितने रुपए लगाए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं कपड़ों की। ठीक है, आप खुद खोलना चाह रहे हैं कपड़ों की और आपने उस कंपनी में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट किया है। ठीक है, उस कंपनी में, कंपनी के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, 50 तरीके के काम करने होते हैं, आपने टोटल मिला के 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा 1.10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अब आप कंपनी से कपड़े बनाओगे, यानी फिनिश्ड गुड के रूप में कपड़े उत्पादित करोगे। अब कपड़ों की आप सेल करोगे। ठीक है, अब सेल करने वाले हो, तो सेल करने के बाद में मान लीजिए कि आपने 2 करोड़ रुपए की सेल कर दी। ठीक है, 2 करोड़ की या 5 करोड़ की। ठीक है, तो ये जो सेल होती है, जितने रुपए की सेल हो रही है, ठीक है, जितने रुपए की सेल हो रही है उसे बोला जाता है टर्नओवर, कि एक साल में आपने कितने रुपए की सेल की है, ये क्या कहलाता है, टर्नओवर। बाकी ये तो इन्वेस्टमेंट है आपका, इसके अलावा और भी खर्चा मंथली बेसिस पे चलता ही रहता है आपका। ठीक है, कच्चा माल आता रहेगा, ये तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट होता है 1.10 करोड़ का, उसके बाद में आपका मंथली भी 10 20 50 लाख का खर्चा होगा ही। ठीक है, ये जितना आपने एक साल में जितने रुपए का सामान बेचा होता है टर्नओवर, ये प्रॉफिट नहीं होता है। टर्नओवर में तो आपका उत्पाद बेचा गया है, अब जो आपने उत्पाद बेचा है माइनस जितना उत्पाद को बनाने में रुपए लगे हैं, तो वो आता है प्रॉफिट। ठीक है, जस्ट नॉर्मली आपको मैं बताऊं कि मान लीजिए कि आपने 2 करोड़ रुपए का माल बेचा एक साल में, और उस साल आपके टोटल खर्चे रहे 1.50 करोड़ के उस माल को बनाने के लिए और बेचने के लिए, तो आपका लाभ जो होगा वो टर्नओवर में से जो आपका एक्सपेंडिचर रहा है उसको घटाने के बाद में लाभ निकल के आएगा। टर्नओवर मतलब एक साल में आपने कितने रुपए का माल बेचा है। टर्नओवर लाभ नहीं होता है, लाभ जो होता है वो एक्सपेंडिचर को घटाने के बाद में आता है। ओके, तो यहाँ पे एमएसएमई की नई परिभाषा जो दी गई थी हमारी, ये एमएसए की परिभाषा 1 जुलाई 2020 को दी गई थी, तो याद रखना है। ठीक है, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है अगर आपका, तो आप किस में आएंगे, ये आप आएंगे अपने माइक्रो वाले में। ठीक है, और 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट तो स्मॉल में, और 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का इन्वेस्ट है तो आप मीडियम स्केल की इंडस्ट्री में आएंगे। ओके, टर्नओवर एक साल में आपने कितने रुपए का माल बेचा है। ओके, उसके बाद में भौगोलिक चिन्हीकरण, जीआई टैग। जीआई टैग मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, जीआई टैग राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के द्वारा स्थान विशेष में प्रसिद्ध वस्तु के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में 16, ठीक है, 16 शिल्पकलाओं, कृषि एवं प्राकृतिक वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर लेना, 15 लिखा हुआ तो 16 आप इसे कर लीजिएगा। 16 वस्तुओं के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो राजस्थान में जो जीआई टैग दिया गया है उनको मैं एक बार लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कोटा डोरिया को 2006 में दिया गया है। उसके अलावा मोलेला की किले कार्ट को दिया गया है जीआई टैग। जयपुर की ब्लू पॉटरी को जीआई टैग दिया गया है। सांगानेर की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। बगरू की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। थेवा कला ये जो है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। फुलकारी को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों जगह के लोकेशन के आधार पर जीआई टैग दिया गया है। पोखरण की पोट्री को, पोट्री यानी बर्तन, उनको भी जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान की कठपुतलियों को जीआई टैग दिया गया है। उद्योगों में बीकानेर की भुजिया को जीआई टैग दिया गया है। प्राकृतिक वस्तुओं में मकराना की मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। और लास्टली सोजत की मेहंदी को 2022 में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुल मिला के 16 जीआई टैग दिए गए हैं हमारे राजस्थान को। ठीक है, और जो अंतिम जीआई टैग दिया गया 2022 में सोजत नाम की पाली में जगह, वहाँ की मेहंदी जो है वो प्रसिद्ध है, उसको दिया गया। अगर आपसे कोई पूछे, ऑप्शन दिए जाएं कि बताइए निम्न में से किसको उद्योगों का जीआई टैग दिया गया है, और आपसे ऑप्शन दे दे कि मोलेला क्ले आर्ट, जयपुर ब्लो पॉटरी, या फुलकारी, या बीकानेरी भुजिया, तो उद्योगों वाला जीआई टैग बीकानेरी भुजिया, प्राकृतिक वस्तु वाला जीआई टैग मकराना, ठीक है, और कृषि उत्पाद वाला जीआई टैग सोजत की जो मेहंदी है उसको दिया गया है। ओके, ये ध्यान रख लेना, जीआई टैग पहले बताया था। राजस्थान में खनिज, ठीक है, वैसे हमारा राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत एक पूरा लेक्चर आता है राजस्थान में खनिज, आपको वहाँ सब और चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। वर्तमान में 58 खनिजों का राजस्थान में उत्पादन किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में उन्होंने लिख के दिया है कि कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान ही उत्पादन करता है, राजस्थान एकमात्र उत्पादक है जिनका,
जैसे कि सीसा, जस्ता, अयस्क जो है उसका राजस्थानी उत्पादक है अकेला, और इंडिया में कहीं नहीं होता है। सेलेनाइट इसका भी राजस्थानी उत्पादक है। बोलेस्टोनाइट ये भी ओनली ऑन राजस्थान में ही उत्पादित किया जाता है। उसके अलावा जिनमें राजस्थान टॉप पर है उत्पादन के मामले में, चांदी, कैल्साइट, जिप्सम, इनमें टॉप पर है। वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी उद्योग के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक कारक होते हैं, वो मैं आपको बताया था। राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण, मेंस का सवाल है ये, मेंस में अगर आप पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ें जो विकास के लिए आवश्यक हैं अगर वो पूरी नहीं हो रही तो पिछड़ापन होता ही होता है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता चुका था, एक बार रिमाइंड करते हैं। कच्चा माल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल होना चाहिए। जलवायु भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करती है वहाँ पे, कि उसका एरिया का क्लाइमेट किस तरीके का है, वहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, ऊर्जा का अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, या पूरा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो जिसमें बिजली, सड़क, पानी सब हो, वहाँ लेबर उपलब्ध है या नहीं है, वहाँ बाजार उपलब्ध है या नहीं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूंजी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, और वहाँ पे नवीनतम मशीनें मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएंगी। ये किसी उद्योग के विकास के लिए आवश्यक कारक होते हैं। जब भी किसी भी उद्योग का विकास करना है किसी भी क्षेत्र में, तो कच्चा माल की आवश्यकता देखी जाएगी, जलवायु देखी जाती है, पानी की उपलब्धता देखी जाती है, अधोसंरचना देखी जाती है, आसपास में लैंड, लेबर, ये सब देखा जाता है, कैपिटल लगाने की सुविधा देखी जाती है, मशीनें भी देखी जाती हैं। एंड अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान पिछड़ा क्यों है इस मामले में, अभी तो हम राजस्थान बहुत अच्छा कर रहा है। पिछले 10-15 सालों में राजस्थान ने उद्योगों के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बाकी राज्यों की तुलना में उतना अच्छा नहीं हो पाया, जैसे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या तमिलनाडु हो। और उसके कारण वो आपको पता ही है। पहली बात तो हमारे यहाँ पे जो जलवायु है उतना अच्छा नहीं है, विषम है। जो अरावली के पश्चिम में वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में तीव्र गर्मी रहती है। तो प्राकृतिक धरातलीय स्वरूप थोड़ा सा अजीब ही है। पानी की कमी आपको पता ही है। शुरुआत में ऊर्जा संसाधनों की कमी थी, आजकल ऊर्जा संसाधन बहुत अच्छे हो गए हैं, अधोसंरचना का भी विकास हो चुका है, लेकिन शुरुआत में कमी थी। उद्योगों के लिए कच्चे माल की बहुत जरूर कमी थी शुरुआत में, लेकिन अभी तो खनन अच्छी मात्रा में हो रहा है, तो नॉर्मली सारी चीज़ें हो रही हैं। सरकार के पास पैसा नहीं था, तो इन्वेस्टर भी उतने ज़्यादा जो है वो एक तरीके से आ नहीं पाते थे, आकर्षित नहीं हो पाते थे। ठीक है, विरासत में मिला औद्योगिक पिछड़ापन, वो आपको समझ में आ गया होगा। राजा रजवाड़ों का टाइम था तो उन्होंने उद्योग धंधों पर जोर ही नहीं दिया। सीमित बाजार, ढांचागत सुविधाओं की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप की कमी। इवन इफ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पॉलिटिकल डिजायर अच्छी हो तो किसी भी राज्य को डेवलप किया जा सकता है। पॉलिटिकल डिजायर अच्छी हो तो गुजरात और महाराष्ट्र इसी तरीके से डेवलप हुए हैं। ओके, तो ये राजस्थान का पिछड़ापन का कारण है। इसे आप यहाँ हटा के बिहार के पिछड़ापन का कारण भी कर सकते हैं, इसे हटा के आप उड़ीसा या पश्चिम बंगाल के पिछड़ेपन का कारण भी बोल सकते हैं। ओके, कुछ अंतर नहीं है। राजस्थान सरकार के द्वारा एक नीति बनाई गई थी, एमसैंड नीति। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य में नदी नालों से खनिज बजरी के खनन पर रोक लगाने के पश्चात खनिज बजरी की मांग और आपूर्ति को अंतर को कम करने के विकल्प के रूप में एमसैंड पॉलिसी 2020 की अधिसूचना 25 जनवरी 2021 को जारी की गई। एमसैंड को उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये इकाइयाँ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ पाने के हकदार थीं। इस नीति के अंतर्गत राज्य के राजकीय निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% एमसैंड का उपयोग अनिवार्य है, जिसे उपलब्धता के आधार पर 50% तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। उसके अलावा खनन क्षेत्र में उपलब्ध ओवरबर्डन के से निर्मित एमसैंड पर देय डीएमएफटी की राशि में 100% छूट का प्रावधान किया गया था। ठीक है, एमसैंड एक तरीके से ये अपना माइनिंग के बाद में क्रशर के द्वारा जो बनाया जाती है बजरी, जिसे हम बोल सकते हैं, वो बजरी होती है। एक्चुअली में नदियों की बजरी का खनन और खनन माफिया अधिक मात्रा में मिसयूज करते थे, तो उसको रोक लगाने के लिए, और उससे नदियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, पर्यावरणीय नुकसान होता था, तो सरकार ने एमसैंड या माइनिंग वाली सैंड जो होती है उस पर फोकस किया। ठीक है, ये जो अपनी क्रशर के बाद में जो बजरी बनती है उस पर फोकस किया। तो यहाँ पे एमसैंड पॉलिसी लेकर के आए थे 2020 वाली। ठीक है, और इसकी अधिसूचना 25 जनवरी 2021 को जारी की गई थी, और इसका रिप्स के तहत, रिप्स 2019 और अभी 2022 में भी उसमें कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, उनके तहत प्रमोशन का अलाउ किया। एंड उन्होंने बोला कि राजकीय भवनों का निर्माण हो तो कम से कम 25% तो एमसैंड यूज करनी ही करनी है। ठीक है, और भी उसे बढ़ा करके 50% तक का भी कर दिया गया। तो ये एमसैंड नीति है 2020 की। 2 नंबर का आपका
RAS मेंस का सवाल बनता है एमसेंट नीति 2020 पे, और शायद पूछा भी गया था। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, और ये राजस्थान ज्योग्राफी का हिस्सा है, ठीक है। ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, एंड अदरवाइज ये अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी वाले पार्ट में मैंने समझाए हुए हैं। देखो, सूती वस्त्र उद्योग ओवरव्यू में बता रहा हूँ मैं आपको। इसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए? कपास, ऊन, और ये कहाँ पे अधिक मात्रा में मिलते हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर में प्राप्त होते हैं। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग की 23 मिलें हैं, जो कि सहकारी, निजी और दोनों तरीके की मिल हैं। सहकारी, सरकारी, ठीक है, निजी, सरकारी और सहकारी, ठीक है, कोऑपरेटिव, ठीक है। निजी तो प्राइवेट होती है, सरकारी गवर्नमेंट की होती है, सहकारी एक संघ बना करके कॉरपोरेशन के आधार पर किया जाता है। देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिल महाराष्ट्र और गुजरात में है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। मैनचेस्टर एक इंग्लैंड की जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़ों का उत्पादन किया जाता है वो। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है वो ब्यावर में 1889 में दी कृष्णा मिल्स बनाई गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिल हैं वो आप ध्यान रखना, जो कि सरकार की हैं। एडबर मिल्स ब्यावर में है, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर में है, श्री विजयनगर कॉटन मिल्स ये विजयनगर में है, ओके। उसके बाद में सहकारी यानी कॉपरेशन पे आधारित राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, ये हनुमानगढ़ में है। गंगापुर सहकारी कताई मिल्स, ये भीलवाड़ा में, ओके। उसके बाद में ऊन उद्योग की बात करें, बुल इंडस्ट्री, तो इसके लिए स्टेट बुल मिल्स बीकानेर में है। जोधपुर में ऊन फैक्ट्री है, और विदेशों में आयात और निर्यात संस्था के रूप में कोटा में एक संस्थान बनाया गया है। उसके अलावा बस्टर्ड स्पिनिंग मिल, ये लाड़नू और चूरू में। बस इतना ध्यान रख लेना, ऊन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ये संस्थान है, ओके। चीन उद्योग के लिए कच्चा माल, चीनी उद्योग के लिए गन्ना चाहिए होता है कच्चा माल, और इसके लिए रिलेटेड कुछ मिल्स जो बनी है। मेवाड़ शुगर मिल 1932 में बनी थी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, और ये राजस्थान की पहली चीनी की शुगर मिल थी। उसके बाद में गंगानगर में 1937 में द गंगानगर शुगर मिल बनी थी। केशोरायपाटन में कोऑपरेशन के आधार पर शुगर मिल्स बनी थी 1965 में। कोऑपरेटिव आप पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, क्या होता है कोऑपरेशन, ये आप समझ चुके हैं। उदयपुर में सहकारी शुगर लिमिटेड मिल्स बनी थी 1976 में। जस्ता उद्योग, जिंक इंडस्ट्री, ये हमारे राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी स्थापना देवारी और उदयपुर में की गई। और अभी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा 2 नए अलग अलग जगह, रामपुरा आगूचा में भी एक उद्योग इंडस्ट्री खोली गई है, एंड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में भी जो है वो अपना उद्योग खोला गया है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो उसका कच्चा माल होता है चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, जिप्सम और कोयला। इन कच्चे माल की आपूर्ति को देख करके फिर चूने सीमेंट का उद्योग शुरू किया जाता है, और पूरे भारत में जो है वो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन हमारे राजस्थान में किया जाता है। और राजस्थान में कुल मिला के प्रमुख रूप से 26 बड़ी सीमेंट के कारखाने हैं। पहला सीमेंट फैक्ट्री जो है विश्व में तो पोर्टलैंड शहर में बनाई गई थी 1824 में। हमारे भारत में मद्रास शहर में 1904 में बनाई गई थी। और हमारे राजस्थान की बात करें तो ACC सीमेंट की लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापना की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में किया जाता है। ये मैप के थ्रू मैंने बताया है कि कौन कौन से सबसे इम्पोर्टेंट जो लोकेशंस हैं जहाँ सीमेंट उत्पादन किया जाता है। देखो, नागौर के गोटन नाम की जगह पे JK वाइट सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, और ये प्रथम सफ़ेद सीमेंट कारखाना है राजस्थान में। उसके बाद में हम बात करें तो जयपुर के कोटपुतली शहर में ग्रासिस सीमेंट लिमिटेड है, और ये राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक उत्पादन वाला कारखाना है, ओके। उसके बाद हम करते हैं बात सिरोही में, तो सिरोही के पिंडवाड़ा में JK लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना है, और बनानी सीमेंट का कारखाना भी सिरोही के पिंडवाड़ा के अंतर्गत आता है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़, जहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है सीमेंट का, तो JK वाइट सीमेंट ये मंगरौल चित्तौड़गढ़ में है। JK सीमेंट का कारखाना जो 1974 में बनाया गया है निम्बा हेड़ा में, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। JK सीमेंट कारखाना में सबसे ज़्यादा, और नंबर 2 पे ग्रासिस सीमेंट लिमिटेड में यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद में ACC कारखाना मैंने आपको बताया था लाखेरी बूंदी में है, और यहाँ पे राजस्थान का पहला सीमेंट उद्योग बनाया गया था। मंगलम सीमेंट कारखाना ये मोडक गांव कोटा में है, ठीक है, बस यही है। और चित्तौड़गढ़ में चेतक छाप सीमेंट भी उत्पादित किया जाता है। अजमेर में श्री सीमेंट है। DLF बनानी सीमेंट जो है वो जोधपुर के पाटन केरपुर गाँव में स्थित है, ठीक है, ये सीमेंट वाला है, ठीक है। वैसे अपने ज्योग्राफी वाले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ, यहाँ पे आपका रिवाइज हो गया। तांबा उद्योग, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसके द्वारा खेतड़ी झुंझुनू में तांबा उद्योग स्थापित किया गया था। उसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा
3 इम्पोर्टेंट उद्योग जो स्थापित किए गए हैं, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू में, दरीबा ताम्र परियोजना अलवर में, चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू के अंतर्गत में। खेतड़ी की तांबे की खानें, उनके नाम कुछ याद रख सकते हैं। तांबे की जो खानें, माधव कुदन, कोलीहान, चांदमारी और दरीबा, ये कुछ तांबे की प्रमुख खानें। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे फिर से। प्रमुख औद्योगिक संस्थान ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखे हुए हैं, ठीक है। उद्योगों को विकास करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, तो वो औद्योगिक संस्थान है। वैसे मोस्टली जितने भी औद्योगिक संस्थान बनाए जाएंगे उनका मुख्यालय जयपुर में ही रहेगा, लेकिन जैसे मैं बोलूँ RFC राजस्थान फंड कॉरपोरेशन, तो राजस्थान वित्त निगम, ये इसका मुख्यालय राजसिको, रिको और रूडा, इन सब का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंतर्गत है। बट इनके रिलेटेड दो लाइनें आपको पता होना चाहिए। RFC राजस्थान वित्त निगम, ठीक है, इसे आप राजस्थान फाइनेंस कमीशन से कंपेयर नहीं करना। राजस्थान वित्त आयोग अलग है, राजस्थान वित्त निगम अलग है, ठीक है। इसकी स्थापना 1955 में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ही है। इसका उद्देश्य अति लघु, लघु मध्यम उद्योगों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना। ये क्या है? राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फंड कमीशन, ठीक है। उसके बाद में रूरा, ये मैं अपने पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। रूडा रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। पिछले लेक्चर में भी आपने देखा था। रूडा क्या उद्देश्य है? क्लस्टर आधारित अप्रोच यूज करते हुए गैर कृषि क्षेत्रों का विकास करना। ओके, गैर कृषि क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों से प्रशिक्षण देना होता है उसमें। रिको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये रटा होना चाहिए। इसका उद्देश्य, रिको की फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होगा मध्यम वृहद उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध करवाना, और राजस्थान में उद्योगों की एक सीड संस्था है और उद्योगों का मर्चेंट बैंकर भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो आपके शहर या पास का जो शहर है उसके पास में आप देखते होंगे रिको इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि उद्योगों के लिए ज़मीन उपलब्ध करवा रहा है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस दे रहा है। उसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ में ये ऋण सुविधा भी देता है। तो ये मर्चेंट बैंकर हो गया, उद्योगों का ये बैंकर हो गया, ठीक है। और उद्योग धंधों के विकास के लिए सबसे बड़ी संस्था यही है रिको, ठीक है, याद रख लेना ये। ओके, एक बार दोबारा से, मध्यम उद्योग या बृहद उद्योगों की दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध करवाना, पूरा एक एरिया बना देते हैं। राजस्थान में उद्योगों की ये सीड संस्था है, उद्योगों को मर्चेंट बैंकर भी कहा जाता है। उसके अलावा राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। उद्देश्य लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। कुछ डाटा जो नया अपडेटेड है, राजसिको के द्वारा जो भी अभी जितने भी ऋण उपलब्ध कराया गया है वो करीब करीब 37 करोड़ रुपए का है, ठीक है। और इसमें कुछ अपडेट है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी में शुष्क बंदरगाह का विकास किया गया है, इनर लैंड का विकास किया गया है, इनर पोर्ट का, ठीक है, विकास किया गया है, ठीक है। एंड उसके अलावा सांगानेर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का विकास भी किया गया है राजसिको के द्वारा। तो ये नए पॉइंट हैं, ये ध्यान रख लेना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। शुष्क बंदरगाह का मतलब एक तरीके से यही हो गया, मेनली बंदरगाह तो होता है, पोर्ट जो होता है वो तो होता है समुद्र के किनारे। अब बंदरगाह का उद्देश्य क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक माल पहुंचाना होता है, ठीक है, और कंटेनर्स के थ्रू। तो हमारे राजस्थान में अब वो पानी की सुविधा तो है नहीं, तो हम उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं कि आप तो माल दे दो, हम आपके माल को पूरा विदेश तक पहुंचा के दे देंगे। तो एक तरीके से शुष्क बंदरगाह का नाम दे दिया गया। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल बन सकता है आपको, निम्न में से कहाँ पे जो है वो शुष्क बंदरगाह नहीं है? बोल देंगे आपसे भिवाड़ी, भीलवाड़ा, जोधपुर और अजमेर। अब अजमेर में शुष्क बंदरगाह नहीं है, 4 जगह पे अभी शुष्क बंदरगाह का जो है वो डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है? रिको के द्वारा किया गया है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल, सांगानेर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। सांगानेर में अपना एयरपोर्ट है जयपुर वाला, तो वहीं पे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आप जानते ही हैं, ये खादी के विकास के लिए, ठीक है। उसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कारीगरों को स्वरोजगार देना, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों का उत्पाद करवाना, दस्तकारों का प्रशिक्षण प्रदान करना, स्वरोजगार उपलब्ध कराने में सहायता देना। इस खादी एवं जो ग्रामोद्योग बोर्ड है उसके द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, वो हैं PM ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है। इसी के द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा कुछ प्रशिक्षण केंद्र हैं जो कि पुष्कर, सांगानेर और माउंट आबू के अंतर्गत हैं। रामलीला मैदान में जयपुर में राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी का आयोजन करता है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। उसके बाद में खादी एवं ग्रामोद्योग भंडारों का
जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण करता है। आप देखेंगे तो अपने जिले लेवल पे आपको खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की कुछ दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे खादी के आपको उत्पादन मिलते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? खादी का बढ़ावा देना एक तरीके से, और गांव के जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना। 2022 की जुलाई में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई। तो याद रख लेना, जुलाई 2022 में खादी कामगार, खादी में काम करने वाले, उनके आर्थिक प्रोत्साहन की योजना लागू की गई राज्य सरकार के द्वारा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ठीक है। तो राज्य में उद्योगों एवं हस्तशिल्प के प्रोत्साहन की चीज़ें वही होंगी, कोई भी विभाग बनाया जाएगा, उद्देश्य क्या होगा? प्रोत्साहन करो, प्रोत्साहन करो, ठीक है, उद्योगों का प्रोत्साहन करो। उद्योगों एवं हस्तशिल्प पे प्रोत्साहन, औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन, सहायता व सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक नोडल विभाग है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्यमियों की सुविधाओं के लिए जिला स्तर पे MIFC की स्थापना की जाती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज फैसिलिटेशन सेंटर, ठीक है। जो MSME होते हैं उनका फैसिलिटेशन मतलब सुविधा प्रदान करने की केंद्र, ठीक है, MIFC, ठीक है। M का तो हो गया MSME, ठीक है। MSME की फुल फॉर्म आपको बताया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज फैसिलिटेशन यानी सुविधा, ठीक है, सुविधा केंद्र, उनको सुविधाएं दी जाती हैं MSME को। तो हर जिले स्तर पे MIFC बनाए गए हैं। उद्योग स्थापना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिला स्तर पे जिला कलेक्टर को नामित कर दिया गया और राज्य स्तर पे मुख्य सचिव को नामित कर दिया गया, और उनको जिम्मेदारी दी गई कि MSME के विकास में जो भी कठिनाई आ रही है आप तुरंत उनको रिजॉल्व करवाओ, ठीक है। ये किसके विभाग के अंतर्गत हो रहा है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत हो रहा है, जिसके द्वारा हर जिले लेवल पे MIFC MSME फैसिलिटेशन सेंटर यानी MSME सुविधा केंद्र स्थापित किए गए। औद्योगिक विकास, ठीक है। औद्योगिक विकास में डाटा अगर देखें हमारे राजस्थान कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका है, तो हमारे राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र बनाए गए हैं। वैसे तो जिला 33 ही हैं, लेकिन कुछ जिलों में एक्स्ट्रा उद्योग केंद्र बना दिए गए हैं, ठीक है। तो जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स जिसे हम बोलते हैं, तो हमारे राजस्थान में कुल मिला के 36 जिला उद्योग केंद्र हैं। SEZs बनाए गए हैं। अब SEZs वैसे तो ओरिजिनली तो 4 के आसपास हो गए हैं, लेकिन इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ 2 पे ही फोकस किया है उन्होंने, ठीक है। तो 2 तो आपको याद रखना है। एक तो जेम्स एंड ज्वेलरी SEZ, ये सीतापुरा जयपुर में है, एंड महिंद्रा SEZ ये कलवाड़ा जयपुर में है। ये IT उद्योग और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देता है। उसके अलावा सबसे पहला राजस्थान का SEZ जो बनाया गया था बोरनाड़ा जोधपुर में बनाया गया था, जो ग्वारगम एंड हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। एंड सोमानी SEZ ये अलवर में बनाया गया, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने वाला है। तो वैसे तो 4 के आसपास हैं, लेकिन इस बार के बजट में सिर्फ 2 को ही लिखा था इकोनॉमिक सर्वे में। फिर भी आपको याद रख लेना, राजस्थान का पहला SEZ जो बनाया गया था बोरनाड़ा जोधपुर में बनाया गया। उसके बाद में जेम्स एंड ज्वेलरी का SEZ जो है हमारे सीतापुरा में फर्स्ट एंड सेकंड फेज में अलग अलग बनाए गए, और महिंद्रा SEZ ये कलवाड़ा जयपुर में बनाया गया, ये IT उद्योग और हैंडीक्राफ्ट के लिए। सोमानी SEZ ये अलवर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया। उसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा विशेष औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, जो आपके मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये रट लेना आप, ठीक है। प्री में भी सीधा सीधा सवाल बनता है और मेंस में भी रट लेना, ठीक है। प्री में एक सवाल बनता है इसमें से, ये जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ इसमें से एक सवाल बनने वाला है, और मेंस में कहीं पे भी आप एक्स्ट्रा डाटा ऑन करेंगे और इनमें से कुछ डाल देंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ओके। जापानी पार्क जेट्रो, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो 2 जगह स्थापित किया गया है, एक तो नीमराणा अलवर में और दूसरा घिलोट अलवर में स्थापित किया गया है। कोरियाई पार्क कोटरा जिसे बोला जाता है, ये घिलोट अलवर में स्थापित किया गया है। सिरेमिक जोन ये घिलोट अलवर में है। एग्रो फूड पार्क श्री गंगानगर में, जोधपुर में, कोटा और अलवर में स्थापित किए गए हैं। मेगा फूड पार्क एक है अपना रूपनगढ़ और दूसरा है शायद अपना मथाई, ठीक है, जोधपुर वाला है, ओके। दूसरा वाला आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। IT पार्क जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर के अंतर्गत है। एंड मसाला पार्क मथानिया जोधपुर में है। एंड उसके अलावा रामगंज, अच्छा ये वाला कैंसिल कर दीजिएगा, ओनली 1 वाला याद रख लेना, मेगा फूड पार्क दूसरा अभी प्रोजेक्ट में है। सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर में है, और स्टोन पार्क मंडौर जोधपुर में है, मासलपुर करौली में है, विष्णुदा धौलपुर में है और मंडाना कोटा के अंतर्गत है। अब ये पार्क आपको याद होने चाहिए लोकेशंस वाइज, ठीक है। जापानी पार्क 2 जगह हैं, नीमराणा अलवर में और घिलोट अलवर में। कोरियाई पार्क एक जगह है, घिलोट अलवर में। सिरेमिक जोन ये घिलोट अलवर में, तो घिलोट अलवर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है।
उसके अलावा एग्रो फूड पार्क श्रीगंगानगर, जोधपुर, कोटा और अलवर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना है। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़, आप अजमेर याद रखिएगा। ओके, उसके बाद में ये अपना आईटी पार्क 4 जगह हैं, जो 4 इंपॉर्टेंट शहर हैं उन्हीं जगह पे हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, 4 इंपॉर्टेंट शहर में आईटी पार्क है। मसाला पार्क मथानिया जोधपुर में है और रामगंज मंडी कोटा के अंतर्गत है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर में है एंड स्टोन पार्क आप ध्यान रख लेना, ये 4 जगह है, मंडाना कोटा, विष्णुदा धौलपुर, पंडौर जोधपुर और मासलपुर करौली के अंतर्गत ये पार्क है। उसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये जापान की तकनीकी और आर्थिक सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। दिल्ली से मुंबई के बीच में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल के बढ़ावा देने के लिए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, गलियारा बनाया जा रहा है। ओके, ये दादरी यूपी से शुरू होकर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, फ्रेट यानी माल का और कॉरिडोर यानी समर्पित माल ढुलाई का कॉरिडोर, और इसके आसपास के दूरी तक जो है आप उद्योग धंधे लगा सकते हैं। और दिल्ली से जयपुर मुंबई के बीच में इस डीएमआईसी के अंतर्गत आप जो भी उद्योग धंधे लगाएंगे तो आपके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिलेगा और आप अपने माल को बहुत फास्ट तरीके से पहुंचा सकते हैं कहीं पे भी विदेश में। फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र को डीएमआईसी के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, ये ध्यान रख लेना। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है 1504 किलोमीटर का, दादरी यूपी से लेके और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक, और इसके 150 किलोमीटर के दूर तक पूरा एरिया औद्योगिक शहर डेवलप किए जाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे और उसे डीएमआईसी का नाम दिया गया है। दिल्ली से मुंबई तक इसमें 6 राज्य और 1 यूटी आने वाला है। 6 राज्य कौन से हैं? राजस्थान आ रहा है, हरियाणा आ रहा है, यूपी का कुछ हिस्सा आ रहा है, दादरी यूपी में ही आता है, गुजरात आ रहा है, उसके अलावा महाराष्ट्र आ रहा है और एमपी आ रहा है, और एक यूनियन टेरिटरी अपने आप में दिल्ली हो ही गया है। ठीक है, तो डीएमआईसी के अंतर्गत 6 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी शामिल है। राजस्थान के इसमें 7 जिले शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से? अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, अजमेर, पाली और सिरोही। ठीक है, ये शामिल हो रहे हैं और पूरे डीएमआईसी का 38% हमारे राजस्थान से होकर गुजर रहा है। और डीएमआईसी के अंतर्गत हमारे राजस्थान में 2 इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल क्षेत्र जनरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, एक है सुखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट क्षेत्र और दूसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र। ये 2 जनरेट किए जा रहे हैं और इनके विकास के लिए रिडको की स्थापना की गई थी। रिडको यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और 15 मार्च 2022 को। ये नया पॉइंट आप याद रख लेना। हमारे राजस्थान में डीएमआईसी के अंतर्गत आने वाले सुखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट एरिया और जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, इनके डेवलपमेंट के लिए रिडको यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 15 मार्च 2022 को की गई थी। बाकी आगे हम देखते हैं राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ, कुछ डाटा। सबसे पहले हमारे राजस्थान में 1978 में औद्योगिक नीति जारी की गई थी। नवीनतम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015 में आई थी। एमएसएमई पॉलिसी भी नवंबर 2015 में आई थी। ओके, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2019 में आई थी। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान की कुछ अन्य नीतियाँ, ये प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आप याद रखेंगे, कहीं ऐड ऑन कर दोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी फरवरी 2010 में, राजस्थान पर्यटन नीति 2010-20 में, राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 में, राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 में, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2019 में, राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2015 में, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2015 में, राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2015 में, राजस्थान ई गवर्नेंस आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज पॉलिसी 2015 में। अब देखो, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आपको याद करना है। ये कुछ नीतियाँ हैं और उनकी डेट्स हैं, आपको रटनी है, आपको याद करनी है। ओके, अब बात करते हैं राजस्थान उद्योग विकास नीति। ठीक है, राजस्थान इंडस्ट्रियल विकास नीति, ठीक है, 2019 में डेवलपमेंट पॉलिसी। ये उद्देश्य है इसका सतत संतुलित विकास, वही पर्यावरण अनुकूल राज्य में अद्भुत संरचना का विकास। अगर आपको पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया, सारी चीज़ें वही हैं। रोजगार विकास करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, राजस्थान को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में विकसित करना, ये है विकास के साथ में राजस्थान इन्वेस्टमेंट औद्योगिक विकास रिप्स 2009 है। इन्वेस्टमेंट इसी के अंतर्गत आ रहा है ये। ओके, आई थिंक 1 मिनट। ओके, रिप्स नीचे है, ये ओनली डेवलपमेंट के लिए। ओके, सॉरी।
ठीक है, डेवलपमेंट के लिए औद्योगिक विकास के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना 2019 में। और वही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, वही चीज़ें। और रिप्स आएगा आगे, उद्योगों को बढ़ावा देने वाली योजना है। वैसे ये मुझे नीचे लिख देना चाहिए था, ओके, इट्स ओके। रिप्स राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, और ये 2019 के दिसंबर में लागू किया गया था, बट अभी 2022 में इसमें कुछ डाटा ऐड किया गया है। तो एक बार दोनों को देखते हैं। राजस्थान में तीव्र स्थायी संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में निवेश हेतु, ये इंपॉर्टेंट है, 7 वर्षों के लिए जीएसटी का 100% तक पुनर्भरण। 7 वर्ष तक अगर आप निर्माण और सेवा क्षेत्र की कोई कंपनी लगा रहे हैं हमारे राजस्थान में, तो सरकार आपको जीएसटी रिफंड करने वाली है। उसके अलावा विद्युत कर, बिजली पे, स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में 100% तक की छूट दी जाएगी। एससी और एसटी के उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए BR अम्बेडकर विशेष पैकेज लगाया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको जो पॉलिसी है उसके बारे में अलग से बताने वाला हूँ। ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन रिप्स को 2022 में अपडेट किया गया 7 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये लिखा हुआ है इन्होंने, राजस्थान में तीव्र स्थायी संतुलित विकास, वही सब शब्द वही हैं इनको, तो वो अगर आप लोग को बेसिक समझ में आ गया तो वही रहेंगे। तीव्र स्थायी संतुलित, इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ, ठीक है, और लॉन्ग रन तक के हिसाब से ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ, इस तरीके से बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 7 अक्टूबर 2022 को लागू की गई। तो ये अपना ध्यान रखना, रिप्स का अपडेटेड जो किया गया है वो 7 अक्टूबर 2022 को किया गया है। पहले 2019 में था, लेकिन अब वाला डाटा ये याद रखना है आपको। मुख्य उद्देश्य क्या किए गए हैं? विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र का 15% की वार्षिक, आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में 15% की ग्रोथ हम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा सरकार ने बोला है। संतुलित समावेशी विकास, कुछ नहीं बोलना इसमें। 2027 तक का टारगेट रखा है 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार। ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, वैकल्पिक रिन्यूएबल एनर्जी व चिकित्सा उपकरण आदि नवीन क्षेत्रों का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, अब पर्यावरण संरक्षण हर जगह बोल दिया जाता है, होता कहीं पे नहीं है। तो अब रिप्स की कुछ खास बातें दो तो आपको रटी होनी चाहिए। एक तो ग्रोथ का उन्होंने टारगेट रखा है कि हम विनिर्माण और सेवा क्षेत्र यानी गुड्स एंड सर्विस सेक्टर में 15% की ग्रोथ पर ईयर चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने प्लान किया है कि हम 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। इस रिप्स योजना के तहत 2019 में लागू की गई थी और 2022 में कुछ अपडेशन किया गया है। और तारीख कौन सी है? ये है 7 अक्टूबर 2022 की, ठीक है। 2019 में जब लागू की गई थी, उद्देश्य क्या था? वही स्थायी, तीव्र, संतुलित विकास, ये सब जगह उद्देश्य रहेगा, सब योजनाओं का वही उद्देश्य रहेगा, लिखने का कोई औचित्य है नहीं। उद्देश्य वही है, राजस्थान को पसंदीदा शहर बनाना, पसंदीदा राज्य बनाना इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा जीएसटी में 7 वर्षों तक पुनर्भरण की सुविधा दी गई 100%। विद्युत स्टाम्प शुल्क में 100% तक की छूट दी गई, ठीक है। और एससी वाले क्षेत्रों में उद्योग धंधों का विकास करने के लिए अलग से अंबेडकर फंड की शुरुआत भी की गई थी एसटी वाले लोगों के लिए। उसके अलावा कुछ और खास बातें, और खास बातों में ये है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत निम्न चीज़ें स्टार्ट की गई। योजना में प्राथमिक 8 श्रेणियों पे, तो ये 8 श्रेणी आपको रटी होनी चाहिए। विनिर्माण की, सर्विस वाली, सनराइज क्षेत्र वाली, एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक पार्क और भंडारण एवं तापमान नियंत्रण आपूर्ति श्रृंखला, अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयोगशालाएं एंड अक्षय ऊर्जा। इन 8 श्रेणियों पे अलग से कस्टमाइज पर लाभ दिया जाएगा और इन पे फोकस किया गया। तो ध्यान रख लेना, 8 श्रेणियाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, सनराइज इंडस्ट्रीज जो कि आगे आने वाले टाइम पे एक तरीके से बड़ी इंडस्ट्रीज बनने वाली हैं, मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में बड़ा होने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक पार्ट, भंडारण एवं तापमान नियंत्रण की श्रृंखला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन पे फोकस करना है। उसके अलावा थ्रस्ट सेक्टर, सनराइज सेक्टर, पिछड़े क्षेत्रों में एससी एसटी महिला उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे, ठीक है। एमएसएमई के लिए अन्य पर लाभों के लिए अतिरिक्त ब्याज में अनुदान दिया जाएगा। विनिर्माण सेवा क्षेत्र में 50 करोड़ से अधिक निवेश का प्रोत्साहन दिया जाएगा। उसके अलावा परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन किया जाएगा। निवेश सब्सिडी एसजीटी पे कुछ छूट दी जाएगी, विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, छूट दी जाएगी वही 7 वर्षों तक जीएसटी में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 75%, 25% का पुनर्भरण, ये पॉइंट है।
और योजना के अंतर्गत 2022-23 में दिसंबर 2022-23 तक कुल 7,762 रुपये के निवेश प्रस्ताव के साथ कुल योग्यता प्रमाण पत्र इतने जारी किए गए थे। तो थोड़ा सा इसका फायदा हो रहा है रिप्स नीति का। तो ये याद रख लेना, एक तो 15% वाला दाता 10 लाख वाला, दूसरा 100% GST पुनर्भरण 7 वर्ष तक का, उसके अलावा 75% जो है वो छूट दी जाएगी विद्युत शुल्क में और स्टाम्प शुल्क में, और 25% पुनर्भरण किया जाएगा। ये याद रख लेना। बाकी चीज़ें वही है, एक अम्बेडकर वाला फंड भी आप याद रख लेना MSME से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अपना कुछ योजनाएं। MSME का ये योजनाएं हैं। ये योजना हमारे पुराने लेक्चर के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो अपडेटेड हैं वो बताने वाला हूँ। अपडेटेड में ये ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। निर्यात वाला डाटा है, इस निर्यात वाला डाटा जो है वो अपडेटेड है। ये याद रखना है आपको कि कौन से ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल मिलता है एक्सपोर्ट वाला। ये इसका कुछ वैसा आप पार्ट 2 के रूप में मेरी योजनाओं का जो लेक्चर रहेगा उसमें आप देखिएगा। ठीक है, मैं अपडेटेड डाटा आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में कुल निर्यात जो हुआ था 72,000 करोड़ का किया गया था हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा, अपने राजस्थान के उद्योग धंधों के द्वारा, राजस्थान सरकार नहीं उद्योग धंधों के द्वारा, जिनमें पहले नंबर पे, ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, पहले नंबर पे इंजीनियरिंग वाली, दूसरे पे कपड़ा, तीसरे पे धातुएं, चौथे पे हस्तशिल्प और पांचवें पे रसायन उद्योगों का एक्सपोर्ट किया गया था। ओके, ये आपको पता ही है रसायन का महत्व क्या, निर्यात का महत्व क्या होता है। मिशन निर्यातक बनो, ये क्या होता है, राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये वाला मैप मैंने यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, जिन चीज़ों का एक्सपोर्ट किया गया है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग सबसे पहले नंबर पे आ रहा है 16.62 के साथ में। उसके बाद में हम देख रहे हैं कपड़े का, उसके बाद में हम देख रहे हैं धातुओं का, उसके बाद में देख रहे हैं हस्तशिल्प का, उसके बाद में हम रसायन क्षेत्र का, फिर रत्न एवं आभूषण का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। ये देख रहे हैं एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हमारा चिन्हित जिलेवार कुछ उत्पाद हैं। ये डाटा इसमें पढ़ने का बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप खुद से PDF खोलिएगा एंड खुद से इसे देखिएगा। ओके, देन राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए, हस्तशिल्प यानी जो हाथों से कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं, बुनकरों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए, उन्नत तकनीक का विकास करने के लिए, उनकी मार्केटिंग में सहायता देने के लिए, उनके लिए पैसे की सहायता देने के लिए, उनकी जीवन में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए क्लस्टर आधारित शिल्प गांवों का विकास किया जा रहा है। और ये हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में जारी की गई। तो डेट याद रख लेना, हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। ठीक है, काम वही है, कोई खास काम नहीं है जो मैंने अभी आपको बोले थे कि जो हस्तशिल्प हैं उनकी मार्केटिंग में हेल्प करना, पैसे में सहायता देना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, क्लस्टर आधारित जो शिल्प ग्राम है उनका डेवलपमेंट करना। जारी कब की गई है? 17 सितंबर 2022 को। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, निर्यात में हेल्प करना, ठीक है, विलुप्त हो रही जो परंपराएं उनमें सहायता देना, पुरस्कार देना, ऋण देना, इस तरीके की चीज़ें हस्तशिल्प ग्राम नीति है। इसमें से एक डाटा आपको याद रखना है 17 सितंबर 2022 का। निवेश संवर्धन ब्यूरो, ये अपना ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया था। निवेश संवर्धन ब्यूरो राजस्थान सरकार की निवेश संवर्धन एजेंसी है जो राजस्थान में बड़े निवेश प्रोत्साहन को सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 1991 में अपनी स्थापना के समय ही सरकार एवं निवेशकों के मध्य मुद्दों के त्वरित मंजूरी के निवारण हेतु 1991 में ये प्रस्तावित की गई थी। और इसमें ये लिखा है दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख करोड़ तक के प्रस्तावित निवेश और इतने रोजगार व्यक्तियों को। तो इतना याद रखना, BIP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन, तो ये 1991 में स्थापित किया गया। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है क्योंकि पता चल रहा है निवेश में संवर्धन करने के लिए ब्यूरो बनाया गया। इन्वेस्टमेंट कनेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कनेक्ट प्रोग्राम, ये मतलब हमारे राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो उद्योग धंधे वाले बिजनेसमैन हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट के आयोजन से पूर्व इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम किया गया था या मीट आयोजन किया गया था। अप्रैल में अलवर में किया गया था, फिर बड़ौदा में बुलाए गए थे, फिर दिल्ली में बुलाए गए थे, फिर जयपुर में बुलाए गए थे। इन प्रोग्राम का उद्देश्य संभावित निवेशकों एवं उद्यमियों को संवाद स्थापित करना,
राज्य को एक आदर्श निवेश गंतव्य यानी डेस्टिनेशन के रूप में प्रदर्शित करना और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना। ओके, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था। उसके अलावा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML, ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 30 अक्टूबर 1974 को की गई थी और नाम से पता पड़ रहा होगा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज, तो खान एवं खनिज के विकास के लिए ही किया गया होगा। उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण करना और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के नाम से इस कंपनी की स्थापना की गई 1974 को, ठीक है। राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में से एक है जो मुख्य रूप से राजस्थान, तो वही उद्देश्य है इसका खनिजों का बता। इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट, ये ध्यान रख लेना, ये आपका मेंस का 5 नंबर का सवाल यहाँ पे बनने वाला है। ओके, ये ध्यान रख लेना। और प्री का एक सवाल बन रहा है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट का आयोजन 7-8 अक्टूबर 2022 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कॉन्वेंशन सेंटर, ये अपना सीतापुरा के अंतर्गत JECC में किया गया था। ये ध्यान रख लेना डेट। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 7-8 अक्टूबर को JECC यानी जयपुर एग्जीबिशन एंड कॉन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में किया गया था। इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट के अंतर्गत विभिन्न सम्मेलनों, पैनलों, चर्चाओं, राउंड टेबल चर्चाओं, रोड शो, 1-to-1 मीटिंग का आयोजन किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ CCI का इस आयोजन में राष्ट्रीय भागीदार था। इस कार्यक्रम में लगभग 4000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस समिट में विभिन्न क्षेत्र जैसे कि MSME, स्टार्टअप, फ्यूचर रेडी सेक्टर्स, टूरिज्म, एग्री बिजनेस और NRR चर्चाओं हेतु कॉन्क्लेव आयोजित किए गए। इस समिट के उद्घाटन सत्र के दौरान 51 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। इस समिट के दौरान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का विमोचन भी किया गया, RIPS 2022 का विमोचन भी किया गया एवं 6 गणमान्य व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान हेतु राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा 10 लाख करोड़ तक के 4192 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, कि ऐसा प्लान किया गया आने वाले समय पे इतने रुपए का इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस, ये आपको पता ही है, ये अपने राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ओके, ये 4 बेसिन आपको पता होना चाहिए। बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये बाड़मेर जालौर में है। जैसलमेर बेसिन जैसलमेर जिले में है। बीकानेर नागौर बेसिन बीकानेर नागौर इन क्षेत्रों में, और बिंदियन बेसिन कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में है। तो ये 4 बेसिन आपको पता होना चाहिए। एक हो गया बीकानेर बेसिन जिसमें देशनोक में नेचुरल गैस पाई जाती है और पूनम क्षेत्र में पेट्रोलियम गैस पाई जाती है। उसके बाद में जैसलमेर की बात करें तो रामगढ़ घाटोस और बागेवाला में नेचुरल गैस पाई जाती है और तनोट में पेट्रोलियम गैस पाई जाती है। उसके बाद में तीसरा बाड़मेर सांचौर बेसिन जिसमें मंगला में पेट्रोलियम गैस पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो कुएं हैं तेल के वो भाग्यम, ऐश्वर्या, विजया, रागेश्वरी इनके नाम है, और चौथा बिंदियन वाला ही है। ओके, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, ये थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, HPCL जो है वो राजस्थानी HPCL ये जो है वो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी RRL के साथ में मिलकर के एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एवं राजस्थान सरकार के साथ में मिलकर के 74 और 26% की इक्विटी साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम है। ठीक है, 1 मिनट दोबारा से रिवाइज करते हैं। ओके, इसको कन्फ्यूजिंग में हो गया। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, ये राजस्थान रिफाइनरी परियोजना 2 लोगों की साझेदारी में है। एक तो 74% साझेदारी है और एक है अपनी 26% साझेदारी। 26% साझेदारी तो राजस्थान सरकार की है। ठीक है, राजस्थान सरकार की है। उसके अलावा 74% साझेदारी HPCL नाम की एक कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाली, और उसकी एक राजस्थान वाली शाखा है। ठीक है, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। तो HPCL की राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड शाखा है और उसके साथ में 26% हमारे राजस्थान सरकार का हिस्सा है इसमें, राजस्थान की जो रिफाइनरी परियोजना है इसमें। ओके, 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी सैप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया था 16 जनवरी को पचपदरा बाड़मेर में। इस परियोजना की लागत जो है वो 43,129 करोड़ है। यह 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात में वित्त पोषित है। ठीक है, यह रिफाइनरी BS6 मानकों के उत्पाद करेगी। जो भी पेट्रोल बनेगा BS6 मानकों के उत्पादन बनेगा। यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है।
नवंबर 2022 तक विभिन्न निर्माण गतिविधियों हेतु इतने रुपए खर्च किए गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें याद रखने का, देखो ये जो रिफाइनरी है, ठीक है, इसमें 43,000 करोड़ के आसपास में रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है। शुरुआत इसकी 2018 में की गई थी, ठीक है, और ये डेट अगर आप याद रखना चाहें तो ये याद रख लेना 16 जनवरी 2018 को ये प्रॉपर्ली शुरू किया गया था पचपदरा बाड़मेर के अंतर्गत। इसमें दो, एक तो राजस्थान सरकार जिसका 26% पैसा लग रहा है, एक HPCL का राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, HPCL का राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड इस संस्था, ये एक तरीके से इंडस्ट्री, इसका 74% रुपये लग रहा है। ये बस इतना ध्यान रख लेना। बाकी ये BS6 मानकों पे बन रहा है बस, ओके। देन हम श्रम से रिलेटेड कुछ बातें, इनमें प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार द्वारा 28 जून 2022 को अधिसूचना जारी करके 1 जुलाई 2021 से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशलों के लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा की गई थी। अकुशल के लिए बोला कि 259 रुपये आपको पर डे मिनिमम देना पड़ेगा। अर्धकुशल व्यक्ति है तो 271 रुपये आपको मिनिमम देना पड़ेगा। कुशल है तो 283 देना पड़ेगा, और उच्च कुशल है तो आपको मिनिमम 333 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये कब जारी की गई है? ये 28 जून 2022 को जारी की गई है। उसके अलावा एक प्रमुख योजना है प्रसूति सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत लड़की के जन्म पर 20,000 और लड़की के इस योजना के अंतर्गत लड़के के जन्म पर 20,000 श्रमिकों के बच्चों के लिए, और अगर लड़की जन्म होती है तो 21,000 की सहायता दी जाएगी। और किस तरीके से दी जाएगी? प्रसूति के टाइम पे 5,000, शिशु की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पे 5,000 और संपूर्ण टीकाकरण होने के बाद में, और शिशु की आयु 5 वर्ष होने पे और प्राथमिक संस्थान में प्रवेश लेने हेतु 10,000 और पुत्री के लिए 11,000। यानी श्रमिकों का अगर बेटा है तो 20,000 और बेटी है तो 21,000 सहायता दी जाती है। सिल्कोसिस पीड़ित हितधारकों की हेतु सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत सिल्कोसिस पीड़ित होने की स्थिति में हितधारकों को 3 लाख तथा मृत्यु होने पर आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। शुभ शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितधारकों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को तथा महिला लाभार्थियों को उद्यमिता विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण हेतु 55,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस क्रम में इतने आवेदन स्वीकृत किए गए थे। शुभ शक्ति योजना ये पंजीकृत हितधारकों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को और महिला लाभार्थियों को उद्यम धंधे जनरेट करने के लिए, उद्योग धंधे बनाने के लिए शुभ शक्ति योजना में 55,000 रुपये दिए जाते हैं। उद्योग खोलना हो किसी श्रमिक की बेटी को या श्रमिक की वाइफ को तो इसमें 55,000। निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारत या राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रोत्साहन दिया जाता है। तो अगर आप RS और IAS की तैयारी कर रहे हैं तो अगर प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है, लेकिन पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए, श्रमिक का पता होना चाहिए पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल इतने को दिया गया, बट ये ध्यान रखना अगर श्रमिक का बच्चा है तो उसको 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अगर कोई श्रमिक का बच्चा को जीत लेता है, भाग लेने पे ही 2 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाएगा। कांस्य पदक जीत लेगा तो सरकार 5 लाख देगी, रजत पदक जीत लेगा तो 8 लाख देगी, और स्वर्ण पदक जीत लेगा तो 11 लाख देगी। ई श्रम पोर्टल खोला गया है। अब पोर्टल का उद्देश्य जो होता है, असंगठित श्रमिकों को एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल किया गया, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें किसी भी श्रमिक का नाम, व्यवसाय, पता ये सब शामिल होता है, ठीक है, ताकि उनकी रोजगार क्षमता का अनुकूलतम प्रयोग हो सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सके। और इसके उद्देश्य ये हैं, जो भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, सामाजिक सुरक्षा मिल जाना, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षाओं का एकीकरण, इंटीग्रेशन कर देना। भविष्य में कोविड-19 जैसी अगर राष्ट्रीय संकट आता है तो उससे राज्य और केंद्र सरकारों को एक व्यापक डाटाबेस तैयार रहेगा निपटने के लिए। एंड केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न जितनी भी स्कीम्स हैं उनको एक दूसरे के साथ में जानकारी साझा करना और उसमें हेल्प करना, ताकि इम्प्लीमेंटेशन सही हो जाए और संपूर्ण भारत में ई श्रम कार्ड भी बनाया जाएगा। रोजगार विभाग के द्वारा कुछ योजना चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है, राज्य सरकार की इस योजना को 1 फरवरी 2019 से लागू किया गया था, ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद में इस के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पुरुषों के लिए 4,000, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजनों को 4500 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाता है, ठीक है, बस इतना याद रख लेना। बेरोजगारी भत्ता है ये।
अगर पुरुष है तो 4,000 और महिलाओं के लिए जो है वो 4500। उसमें ये बात है कि आपको कम से कम ये बेरोजगारी का भत्ता लेना है तो राजकीय विभागों में कहीं ना कहीं जाके 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। मॉडल कैरियर सेंटर्स MCC की स्थापना, ये मॉडल कैरियर सेंटर हैं, कुल मिला के 16 मॉडल कैरियर सेंटर हैं, ये आप देख लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल बन सकता है। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम RSLDC, इसके द्वारा कुछ योजनाएं हैं। एक तो राजविक रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसमें इस योजना के अंतर्गत मनोनयन एवं रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय भर्ती प्रशिक्षण नियोजन मॉडल को अपनाकर कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। उसके बाद में सक्षम, इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सक्षम बना करके उन्हें रोजगार के अवसर के साथ जोड़ना होता है। समर्थ, इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब, हाशिए पे मौजूद समुदायों, भिक्षा मांगने वाले, कच्ची बस्तियों में रहने वाले, दलित, आदिवासियों, नारी निकेतन बाल गृह में रहने वाले और बंदियों को स्वरोजगार की संभावना वाले प्रशिक्षण देना, ये क्या है, समर्थ। ओके। उसके बाद में एक योजना है भोर योजना, ठीक है। ये भिक्षुक अभिन्यास एवं पुनर्वास योजना है। इसका मतलब भिक्षुक मुक्त शहर। ये RSLDC के द्वारा पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय के साथ में रोजगार स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से जो भी भीख मांगने वाले हैं उनके पुनर्वास के प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो भी भिक्षावृत्ति को त्याग कर सम्मान के साथ आजीविका अर्जित करना चाहते हैं उनके लिए RSLDC के द्वारा कौशल प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है। और जयपुर में भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। IM शक्ति, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम यानी RSLDC के द्वारा एवं महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में नई योजना इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना IM शक्ति प्रारंभ की गई। ये योजना राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं के कौशल विकास के लिए है। विश्व युवा कौशल दिवस, ये 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। आई थिंक अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। और इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा पार्ट के रूप में ये जो योजनाएं हैं इनको भी रिवाइज करा देता हूँ। लेट मी डू इट। रिप्स मैंने आपको बता दिया, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, मैं फास्ट बताऊंगा, ठीक है। अलग से वीडियो को नहीं डाल रहा हूँ, इसी को ऐड करके मैं बता देता हूँ, जो बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ओके। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, ये 13 दिसंबर 2019 से शुरू की गई थी। वो नाम से पता चल रहा है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का प्रोत्साहन करना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग MSME विभाग के द्वारा संचालित है। राज्य के औद्योगिक विस्तार के साथ स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करना, लघु उद्यम स्थापित करने, विस्तार करने और उनका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक का इसमें आपको ऋण दिया जाता है और ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। अगर आप अपना उद्योग करना चाह रहे हैं और आप ब्याज लेते हैं तो 25 लाख तक की ब्याज पर आपको 8% की जो इंटरेस्ट है उस पर सब्सिडी दी जाएगी, आपके ब्याज में छूट दी जाएगी। 25 लाख से 5 करोड़ का आप ब्याज लेते हैं तो लोन लेते हैं तो जो इंटरेस्ट आप देने वाले हो उसमें 6% की सब्सिडी दी जाएगी। और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का अगर आप लोन लेते हो तो जो ब्याज आप देंगे उसमें 5% की छूट दी जाएगी। MSME एक्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन स्व प्रमाणीकरण, ये 17 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया। आप कोई उद्योग धंधा खोलना चाह रहे हो तो सेल्फ सर्टिफिकेशन करवा लो, आपको विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। MSME इकाइयों की सरल स्थापना एवं विकास हेतु आवेदक को राज्य के राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पे उद्यम स्थापित करने हेतु आवेदन करने के पश्चात आवेदन प्राप्ति का प्राप्ति प्रमाण पत्र उसी समय जारी कर दिया जाता है और सेल्फ सर्टिफिकेशन हो जाता है। ये जारी होने के बाद 3 वर्ष तक राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी गई है। आप उद्योग अगर MSME एक्ट के स्व प्रमाणीकरण के तहत करा तो आपके ऊपर 3 साल तक कोई भी तरीके की कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये भारत सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए UAM पोर्टल के स्थान पर उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। ये वेबसाइट है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम, ये पिछली बार हुआ था 2022 वाला, मैंने आपको बता ही दिया। अब तो नया वाला मैंने आपको बता दिया है, वो ये वाला आप पॉइंट छोड़ दीजिएगा, नया वाला मैंने आपको बता दिया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये इसका मतलब ये होता है आपको एक ही जगह पे सारे विभाग मिल जाएं आपको और उनकी आप जो भी कंपनी खोलना चाह रहे हो तुरंत बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाए। इसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से लाइसेंस, अनुमति एवं अनुमोदन प्रदान करना होता है। 15 विभागों की 140 सेवाएं सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ में जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ में वहीं पे वन स्टॉप शॉप भी मिलता है आपको,
सिंगल विंडो क्लियरेंस को मजबूत करने के लिए ये वन स्टॉप शॉप बनाया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी गठन किया गया है कि भाई आप इन्वेस्ट करो, आपको परेशान नहीं करेगी सरकार। डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में वंचित वर्गों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 100 करोड़ तक की राशि इंक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। एमनेस्टी स्कीम, इसमें वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, स्टाम्प, एक्साइज, मोटर व्हीकल आदि में एमनेस्टी स्कीम के तहत बकाया वसूल योग्य राशि में छूट दी जाती है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, बेरोजगारी भत्ता वाला, मैंने आपको अभी बताया था 4,000 रुपये तक का जो है वो आपने ग्रेजुएशन करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है प्री एग्जाम के लिए। ये 1 फरवरी 2019 से शुरू किया गया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसे थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए। अगर आप सामान्य पुरुष हैं तो आपको 2 साल तक 4,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए आपकी 21 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए, आपने ग्रेजुएशन पूरी कर रखी हो। अगर आप SC ST से हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको 4500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। 31 से 35 वर्ष की एज के लोग एलिजिबल हैं, लेकिन वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम 2 व्यक्ति ही फायदा उठा सकते हैं इसका। बेरोजगारी भत्ता के साथ में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, सरकारी कार्यालयों में 4 घंटे जाकर के काम करना पड़ेगा। PM रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, नाम से पता चल रहा है रोजगार। राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उद्योग सेवा में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करना। IM शक्ति योजना, फुल फॉर्म इंदिरा महिला शक्ति योजना, राज्य की महिलाओं बालिकाओं के कौशल का विकास करना, जस्ट अभी आपको बताया। राज्य कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं आयुक्त महिला अधिकारी निदेशालय के द्वारा ये संचालित है, तो ये ध्यान रख लेना किसके द्वारा IM शक्ति योजना संचालित हो रही है। एक तो है RSLDC के द्वारा और आयुक्त निदेशालय महिला निदेशालय जयपुर के द्वारा। समर्थ योजना, जो गरीब हैं, हाशिए पे हैं, आदिवासी हैं, उन कारागार बंदी जो भी हैं, उनको रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। सक्षम योजना, युवाओं और महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा सक्षम बनाकर स्वरोजगार के लिए डेवलप करना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवंबर 2019 से शुरू की गई। RSLDC और कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा उद्देश्य शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करना, प्रशिक्षण के बाद में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों के लिए 45 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। एक शब्द आता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने पहले भी सुना हुआ होगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत ऐसी कंपनियां जिनकी वार्षिक कुल संपत्ति, ये कुल एसेट के बारे में आए नहीं, कुल एसेट 500 करोड़ से अधिक है और टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो, तो ऐसी कंपनियों को CSR एक्ट के तहत विगत 3 वर्षों की जो शुद्ध प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया है उसका 2% सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी को चेक करने के लिए 2019 में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण बनाया गया। संपूर्ण राजस्थान में 149 CSR परियोजनाओं में अब तक 493 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। एक शब्द आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने में आसानी होना, ठीक है। तो इसके लिए सरकारें वही काम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने, वो सब। राज्य सरकार द्वारा व्यवसायों उद्योगों को स्थापना के लिए नियामक प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं को सरलीकरण करने के लिए राज्य सरकार अपना ईज ऑफ डूइंग पे ध्यान दे रही है। ईज ऑफ डूइंग का मतलब होता है कि सारी चीज़ें आसान तरीके से होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाह रहा है तो उसे आसान होना चाहिए। ये जो आपको लिख रहा है यहाँ पे, ये रटा होना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। व्यापार सुधार कार्य योजना, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसे हम BRAP बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा निरीक्षणों की युक्तिकरण, एकल खिड़की स्वीकृति, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ताकि उद्योग स्थापित करने में आसानी हो सके। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के तहत 352 सुधार किए गए हैं, ये ध्यान रख लेना आप, ओके। आई थिंक अपना ये क्लियर हो गया। निर्यात का महत्व आपको समझ में आ जाएगा। मिशन निर्यातक बनो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यह है पहल 29 जुलाई 2021 को शुरू की गई। उद्देश्य राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए थे और कुल मिलाकर के 22,731 नवीन निर्यातक बनाने के लक्ष्य जिलों को आवंटित किए गए थे। ये डाटा याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मिशन निर्यातक बनों के लिए जो संस्था बनाई गई है या जो नोडल एजेंसी बनाई गई है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, REPC, ओके। और सेकंड फेज इसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2022 से हुई है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार भी है और जो भी टॉप निर्यात करते हैं उनके लिए 32 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बता दिया। एक जिला एक उत्पाद आपको पता है।
तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड बेसिकली लास्ट में मैंने स्कीम्स को थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, बट आप उन्हें खुद से भी पढ़ेंगे तो आप आसानी से उन स्कीम्स को रिवाइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे। लेट मी समराइज दिस लेक्चर हेयर। ये चैप्टर नंबर 4 जिसमें हमने राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य के बारे में बात की थी, और इस औद्योगिक परिदृश्य में ओवर डाटा बताया था 27 पॉइंट वाला, आपको मैंने बताया था 27.31 हमारे राजस्थान की जीडीपी का योगदान है। वर्गीकरण तो मैंने बता ही दिया था, प्रमुख उद्योगों के बारे में बात की थी, विशेष आर्थिक जोन के बारे में बात की थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और जितने भी औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, औद्योगिक नीतियाँ बनाई गई हैं, उनके बारे में बात की थी। रिप्स पे थोड़ा सा आप फोकस कर लेना, ठीक है। फोकस किन किन पे करना है, एक तो ये ऊपर का ओवरव्यू वाला डाटा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये वाला उद्योग 8 उद्योग याद होने चाहिए। एमएसएमई की परिभाषा आपको एटी होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद में ये तो खास एमसेंड नीति 2020 थोड़ा सा 2 बार 3 बार देख लेना, आप 2-3 बार देख लेना एमसेंड नीति 2020। ओके, देन उसके बाद में उद्योग ये वाला तो आपका ज्योग्राफी में आ जाता है, तो यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने तो बस पढ़ा दिया यहाँ पे। ये वाला प्रमुख औद्योगिक संस्थान, इनको जरूर देख लेना। 2-2 नंबर के सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। रूडा, रीको, राजसिको, आरएफसी, इनके बारे में 2 नंबर में, या खादी ग्राम उद्योग 2 नंबर का सवाल बन सकता है। देन उसके बाद में ये वाला पूरा रट लेना, ये मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और प्री में भी इनमें से एक सवाल बन सकता है। औद्योगिक नीतियाँ नहीं पूछे जाएंगे सवाल नॉर्मली। रिप्स का थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से देख लेना, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना भी देख लेना है, एंड उसके बाद में आपको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना देख लेनी है। एंड देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब जो मैंने शुरुआत में आपको फैक्टर बताए थे ना, उनको आसान कर दो तो आप ऑटोमेटिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, यानी बिजनेस करने में आसानी होना, ये बात है। ओके, आई थिंक, और ये आपका कवर हो ही गया है। हस्तशिल्प नीति 2022 ये आप एक बार देख लेना। BIP का सिर्फ 1991 में याद रख लेना है। हाँ, ये जरूर आपको राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर को हुआ था, ये जरूर आपको याद रखना है। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 के साथ में। थैंक यू ऑल।